या कुछ होगा, करें। यूनिट 4 के अंतर्गत जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन है उसमें हमने इंडिया का ज्योग्राफी काफ़ी कुछ करा दिया, एमपी का करा दिया, वर्ल्ड का कुछ पोर्शन हम करवा देते हैं अकॉर्डिंग टू एग्जाम, ठीक है। तो इसमें उत्तर अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में तीसरे स्थान पर है और जनसंख्या की दृष्टि से जो है वो विश्व में चौथे स्थान पर है। तो हम उत्तर अमेरिका में कुछ बातें देख लेते हैं इम्पोर्टेंट तरीके से। इसमें सर्वप्रथम तो ये है कि उत्तर अमेरिका जो है ये पूरी विश्व के भूभाग का करीब 16.4% भाग है, ठीक है। तो इसकी खोज जो है सबसे पहले जो है वो कोलंबस के द्वारा की गई थी 1492 में और इसे नई दुनिया का उन्होंने नाम दिया था। तो ये हम सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। तो इसमें जो सबसे पहले जो चर्चा हम यहाँ पे कर रहे हैं, उत्तर अमेरिका के जो प्रमुख भाग हैं उसमें आपके ग्रीनलैंड द्वीप है, उसमें कनाडा है, उसमें ग्रीनलैंड के बाद जो है ना कनाडा है। ये वाला सारा पोर्शन हम आपको दिखाते हैं, अभी आप देखेंगे, इत्मीनान से देखेंगे ना। वर्ल्ड ज्योग्राफी से एक या दो क्वेश्चन रहेंगे लेकिन वो बिल्कुल यहाँ से आपको बन जाएंगे। तो ये उत्तर अमेरिका का ये वाला जो भाग है ना, ये वाला जो भाग है ये आपका है ग्रीनलैंड का, ठीक है। इसके बाद जो उत्तर अमेरिका में जो ये वाला पोर्शन है ये आपका कनाडा हो गया, ये वाला हिस्सा पूरा कनाडा के जिस बगल में यहाँ पे अलास्का है। इसके बाद ये वाला पूरा ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, ये वाला पूरा पोर्शन जो है मैक्सिको है, ठीक है। और इसके बाद जो है आपके वेस्टर्न जीत वाला पोर्शन है, मध्यवर्ती अमेरिका वाला भाग है। तो परीक्षा में जिस तरीके के प्रश्न आते हैं यहाँ पे एक बार पूछ लिया था उन्होंने, अलास्का किसका भाग है 2013 या 14 में, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें पूछ लेता है वो। तो हम क्या करते हैं इसमें जो काम का पोर्शन है उसको जो है हम यहाँ पर देख लेते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये पूरा का पूरा जो है ये बेसिकली अलास्का रेंज है। ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये है आपका अलास्का, है ना। यहाँ से क्वेश्चन आता ही है निश्चित तौर पर और वो आपको यहाँ पर बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो ये अलास्का से हम यहाँ पे आपको थोड़ा बता देते हैं। बेसिकली जो यहाँ पे बहुत सारी पर्वत श्रेणी, अलास्का है, रॉकी है, सियरा नेवादा है उत्तर अमेरिका के अंदर। तो उत्तर अमेरिका के पूरे क्षेत्र को अगर हम देखेंगे तो उत्तर अमेरिका का जो पूरा पश्चिम में स्थित क्षेत्र है, पूरा जो वेस्टर्न पार्ट है वो पर्वत श्रेणियों का एक समूह है। और पश्चिमी कॉर्डिलेरा का जो निर्माण है वो उत्तर अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के अभिसरण से हुआ है। बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएँ, पर्वत श्रेणियाँ यहाँ पर अलास्का पर्वत श्रेणी है, रॉकी है, सियरा नेवादा है। और इन पर्वत श्रेणियों से जो है उत्तर अमेरिका की बहुत सी नदियों का जो है उद्गम होता है। यहाँ श्रेणियाँ बहुत सारी वनस्पतियाँ, जैव विविधता, पर्यटन और खनिज की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अंतः पर्वतीय पठार यहाँ पर स्थित हैं। कुछ ज्वालामुखी पर्वत श्रेणियाँ जैसे हूड, रेनियर, शास्ता, ये भी सारी मौजूद है। अब अलास्का श्रेणी जो है यूएस के अलास्का राज्य में स्थित है ना। ये आप देखेंगे ये ग्रीनलैंड वाला इलाका है, ये कनाडा वाला इलाका है, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये मैक्सिको है, गल्फ ऑफ मैक्सिको है ना, ये कैरिबियन सी है। तो ये जो है अलास्का श्रेणी जो है ये मूलतः जो है अलास्का राज्य में स्थित है। और इस श्रेणी में उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी जो मैंकिले है वो है यहाँ पर, जिसका नाम देनाली भी है। मैंकिले जो सबसे ऊंची श्रेणी है, मैंकिले जो है सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला यहाँ पर स्थित है। और अलास्का श्रेणी में जो है वो मैंकिले राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। मैंकिले राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ पर जो है स्थित है, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको हमको याद रखते हुए चलना है। अब अगर हम ये देखें ये उत्तर अमेरिका के 3 भाग, तो ऊपर में आपको देखेंगे आप ये पूरा पोर्शन देखेंगे आप तो आपको उत्तर में आर्कटिक सागर दिखेगा, पश्चिम में प्रशांत महासागर दिखेगा और पूर्व में जो है वो अटलांटिक महासागर यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ये पूरी की पूरी आप लोकेशन अगर यहाँ पर देखेंगे तो, ठीक है। अब ये पूरे पोर्शन को अगर हम देखें तो दक्षिण में आपको ये मैक्सिको की खाड़ी दिखेगी, ठीक है। दक्षिण में आपको मैक्सिको खाड़ी दिखेगी, ये कैरिबियन सागर दिखेगा, अटलांटिक महासागर का ही भाग है। और ये एशिया से ये बेरिंग जल संधि के द्वारा जो है मूलतः जो है अलग होता है। बेरिंग जल संधि के द्वारा जो है यहाँ पर ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है यह अलग होता है यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखेंगे आप इधर इत्मीनान से, तो ये दक्षिण अमेरिका से पनामा जल संधि से यह जुड़ा हुआ है। पनामा जल संधि जो है ये उससे जुड़ा हुआ है। पनामा जल संधि को काट कर जो है 1914 में जो है यहाँ पर जो है
पनामा नहर बनाई गई थी जो कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर को जो है जोड़ती है। तो ये कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर को ये जोड़ती है। आप ये देखिए, ये पूरा का पूरा आपको कैरिबियन तट का कोलोन दिखेगा और ये आपको पूरा पनामा नहर आपको दिखेगी हमारे स्क्रीन में पीछे की तरफ, ठीक है। और एक निकारागुआ भी यहाँ पर प्रतिद्वंदी नहर बनाई जा रही है जो 2019 तक बनाने की घोषणा थी। और ये एक चाइनीज़ बिजनेस टाइफून कंपनी है जो 40 बिलियन यूएस डॉलर के इन्वेस्टमेंट के साथ बना रही है। और ये निकारागुआ नहर भी जो है इसका निर्माण कार्य लगभग प्रक्रिया में है, प्रोसेस में है, कम्प्लीटली ये हो गया है। और ये महाद्वीप के जो दक्षिण में बहुत सारे द्वीप आपको दिखेंगे जिनको हम कहते हैं पश्चिमी द्वीप समूह या फिर इनको वेस्टर्न जीत के नाम से भी जो है ये जाना जाता है। ये आप देखेंगे, इनको वेस्टर्न जीत या पश्चिमी द्वीप समूह के जो है नाम से ये जाना जाता है, ठीक है। ये देखिए, वेस्टर्न जीत या पश्चिमी द्वीप समूह के नाम से जो है ये पूरी श्रृंखला को जो है यहाँ पे जाना जाता है, ठीक है। तो ये देखेंगे आप इस तरीके से, ये ग्रीनलैंड है और ये महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। राजनीतिक तौर पर यूरोपीय राष्ट्र डेनमार्क के अधीन है ना, आप लोकेशन में देखेंगे। और ये 100 पश्चिम देशांतर जो है इसके मध्य से होकर के यहाँ पे ये गुजरती है, ठीक है। आपको दिख रहा है, ठीक है। पूरा का पूरा लोकेशन आप देखेंगे इत्मीनान से, बिल्कुल कंसंट्रेट माइंड के साथ देखेंगे। तो ये आपको यूनाइटेड स्टेट और आपकी कनाडा और ये आपका मैक्सिको और ये आपका कैरिबियन सी के इधर ये पूरा का पूरा पोर्शन है, इधर आपका ग्रीनलैंड है, ठीक है। तो ये हम जितने भी आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि आपका ऑलमोस्ट कवर कर दें जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस प्रिलिमिनरी में है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये आप देख रहे हैं, ये 49 डिग्री पे जो है कनाडा और यूएसए के बीच में जो है ये समानांतर रेखा जो है यहाँ पर ये बनती है, ठीक है। ये देखेंगे 49 डिग्री पे, ठीक। ये है आपका बरमोडा त्रिकोण जो पश्चिमी अटलांटिक महासागर में स्थित एक काल्पनिक क्षेत्र है। ये बरमोडा, ये मियामी और ये आपका सेंट जुआन और प्यूर्टो रिको। और ये बरमोडा त्रिकोण एक काफ़ी एक अबूझ पहेली है, यहाँ जो भी व्यक्ति जाता है वो वापस नहीं आता और इस पर एक रिसर्च चल रही है। आश्चर्यजनक रूप से चुंबकीय उपकरणों में गड़बड़ी देखी गई और इस कारण यहाँ समुद्री जहाज या एयरक्राफ्ट जो है वो आमतौर पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। यूपीएससी का क्वेश्चन है बरमोडा त्रिकोण में कौन शामिल है? बरमोडा, मियामी और सेंट जॉन, प्यूर्टो रिको, ये तीनों शामिल है। ये पूरा पोर्शन देखिए, उत्तर अमेरिका के उत्तरी भाग में कैनेडियन सिल्ट जो प्राचीनतम चट्टानों से मिलकर बना है, ठीक है। और ये आप पूरा पोर्शन आप ये देख सकते हैं, ये लैब्राडोर प्रायद्वीप है यहाँ पर, ठीक है। बहुत सारे धात्विक खनिज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, बहुत सारे धात्विक खनिज आपको यहाँ पर मौजूद मिलेंगे। बहुत सारे लॉरेशन फील्ड में आपको लोहा, तांबा, सोना, चांदी, यूरेनियम, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर उत्तर अमेरिका के अंदर मिलेंगी, ठीक है। बहुत सारे पदार्थ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो है अगर हम बात करें बेसिकली तो ये ग्रेट बैरियर झील है, ग्रेट बैरियर झील है, ठीक है, ग्रेट बैरियर झील। और ये ग्रेट बैरियर झील बहुत महत्वपूर्ण झील है। क्यों महत्वपूर्ण है इसको थोड़ा समझेंगे। बेसिकली उत्तर अमेरिका में जो है ग्रेट बैरियर झील, ग्रेट स्लैव झील, अथाबास्का, महान झीलें और ग्रेट सॉल्ट झीलें सभी महत्वपूर्ण हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो झील है वो है आपके ग्रेट बैरियर। तो ग्रेट बैरियर क्यों महत्वपूर्ण है उसको थोड़ा समझते हैं अपन, है ना। ये पूरा का पूरा जो इलाका है ये पूरा का पूरा ग्रेट बैरियर झील का है और ये कनाडा के उत्तरी भाग में स्थित एक झील है। और हिमनद के पिघलने से जो है मूलतः जो है इसका निर्माण हुआ है। और ग्रेट बैरियर झील एक मीठे पानी की झील है और पूर्णतः कनाडा में स्थित ये सबसे बड़ी झील यही है। और इसी झील के पास में जो है रेडियम सिटी है, यहाँ पे आपको रेडियम है और आपके यूरेनियम है और आपके जितने भी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ हैं वो यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये पूरा पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं, ठीक है, ग्रेट बैरियर का क्षेत्र है पूरा, ठीक है। इसके बाद ग्रेट बैरियर के बाद जो है ग्रेट बैरियर झील के बाद जो है वो है ग्रेट स्लैब, ठीक है। ग्रेट स्लैब जो है इस झील का निर्माण भी हिमनद के पिघलने से हुआ है ना। हिमनद के पिघलने से जो है एक ग्रेट स्लैब का निर्माण हुआ है। और ग्रेट स्लैब जो है ये भी मीठे पानी की झील है। उत्तर अमेरिका की सबसे गहरी झील है ये और इसी झील से जो है वो मैकेंजी नदी का जो है उद्गम होता है। मैकेंजी नदी जो है उसका उद्गम जो है वो यहीं से होता है। ये है आपके ग्रेट बैरियर लैक, ये ग्रेट बैरियर लैक है आपकी और यहीं से जो है। इसके बाद है अगला अथाबास्का, इम्पॉर्टेंट है।
कनाडा में स्थित मीठे पानी की झील है यूरेनियम सिटी के पास। यूरेनियम, सोने और पेट्रोलियम के भंडार यहीं पर हैं, इम्पोर्टेंट है अथाबास्का। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पर महान झीलें हैं, महान झीलें हैं बहुत सारी। रेंडियर झील भी यहीं पर है और विनीपेग झील है यहाँ पर, एक विनीपेग झील। ग्रेट बैरियर झील के पास पोर्ट रेडियम अथाबास्का झील है, यूरेनियम सिटी के नाम से फेमस है ये। ठीक है, इसको देखना है आपको। ठीक, अब ये जो है ये पश्चिमी कॉरिडोर का जो पूर्वी भाग है ये पूरा का पूरा जो है रॉकी पर्वत श्रेणी के द्वारा निर्मित है और ये रॉकी पर्वत श्रेणी वाला पूरा पूरा हिस्सा यहाँ पर है। ठीक है, और ये जो है उत्तर अमेरिका के पश्चिम में एक नवीन वलित पर्वत है ना। आप ये देख सकते हैं जो रॉकी माउंटेन है, ये भी पूछा है एक बार परीक्षा में, है ना, रॉकी माउंटेन। तो ये जो रॉकी माउंटेन है ये वाला पूरा हिस्सा, ये रॉकी माउंटेन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये उत्तर अमेरिका के पश्चिम में स्थित एक नवीन वलित पर्वत है और कनाडा में जो ब्रिटिश कोलंबिया राज्य से यूएस के न्यू मैक्सिको तक जो है ये स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो एल्बर्ट है जो यूएस में है और कैनेडियन रॉकी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो रॉबसन है। इस पूरे पर्टिकुलर एरिया में आपको तांबा बहुत अधिक मात्रा में मिलेगा। इसके अलावा सीसा, जस्ता, चांदी, सोना भी यहाँ पर स्थित है ना। कोलंबिया, ग्रेट बेसिन और कोलोराडो के जो हैं आपको यहाँ पर पठार देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे पठार भी आप उनका एक बार पूछ लेता है रॉकी पर्वत श्रेणी कहाँ पे, तो रॉकी पर्वत श्रेणी जो है मूलतः जो है अमेरिका में, और ये इसका जो है सबसे ऊंचा शिखर है कोलोराडो राज्य में स्थित है, माउंट एल्बर्ट। ठीक है, याद रखना है आपको, माउंट एल्बर्ट सबसे ऊंचा स्थान है। ठीक है, ये माउंट एल्बर्ट आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन पे, माउंट एल्बर्ट। इसके बाद जो यहाँ पर हम डिस्कशन कर रहे हैं नेक्स्ट जो है उत्तर अमेरिका की सारी महत्वपूर्ण बातें हम अपने डिस्कशन का पार्ट यहाँ पर बना रहे हैं। उत्तर अमेरिका, तो उत्तर अमेरिका में पूछ लेता है अलास्का कहाँ पर है, उत्तर अमेरिका में पूछ लेता है कि रॉकी पर्वत श्रेणी कहाँ पर है ना। इस तरीके की जो बेसिक बुनियादी चीज़ें हैं वो यहाँ पर पूछी जाती हैं, कोई बड़ी कठिन चीज़ें नहीं पूछता। तो पश्चिमी कॉरिडोर में रॉकी पर्वत श्रेणी और पश्चिम तटीय श्रेणी के बीच में विस्तृत पर्वतीय प्रदेश पाए जाते हैं और यहीं से जो है बहुत सारी नदियाँ जो है यहाँ पे निकलती हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा पर्टिकुलर क्षेत्र आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब ये जो है ये वाला जो पूरा पर्टिकुलर एरिया है ये अलास्का का पूरा पठार है और अलास्का के पठार के बाद ये कोलंबिया का पठार है और अलास्का कोलंबिया के बाद में जो है यहाँ पर ये येलो नेशनल पार्क भी है कोलंबिया के पठार में, है ना। ये ग्रेट बेसिन है, यहाँ पर ग्रेट झीलें यहाँ पे दक्षिण से पश्चिमी भाग में, और डेथ वैली यहीं पर है, कई बार पूछता है। ये महाद्वीप का सबसे गर्म स्थान है, 56 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक कोलोराडो का पठार है, एक कोलोराडो का पठार आप देख रहे हैं, कई बार पूछ रहे था कोलोराडो का पठार कहाँ पर है ना। मैक्सिको का पठार है, यहाँ पे ज्वालामुखी की क्रिया होती है। ठीक है, मैक्सिको का पठार आप देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखनी है, रिमाइंडर करते चलेंगे कहाँ कौन सी चीज़ है, और यही परीक्षा में आपको पूछ ली जाएगी। ठीक है, इसके बाद ये कनाडा वाला इलाका है। ठीक है, ये फिंगर लैक्स आपको मिलेंगे, सुपीरियर झील मिलेगी आपको यहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद जो महान झीलें हैं तो ये यूएस और कनाडा के क्षेत्र में ये 5 झीलें आपको मिलेंगी। परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछ लेता है ये, तो 5 झीलों के नाम आपको याद रखने हैं और इनका क्रम बिल्कुल कभी भी नहीं भूलना है आपको। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहले जो है सुपीरियर झील है, तो सुपीरियर झील और ये जो झीलें हैं, ठीक है, ये आपको झीलों का क्रम याद रखना है। ये आपकी झीलें हैं और इसमें ये उत्तर अमेरिका की महान झीलें फिंगर लैक्स हैं। यूएस और कनाडा के क्षेत्र में ये झीलें हैं। इसमें जो मिशिगन झील है ये पूर्ण रूप से जो है यूएस में है ना। मिशिगन झील है
पूर्ण रूप से यूएस में है। बाकी की झीलें जो हैं ये यूएस और कनाडा के सीमा क्षेत्र में है। और सुपीरियर झील विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है ना। सुपीरियर झील विश्व में मीठे पानी की सबसे जो है बड़ी झील है। ये झीलें आपस में पूरी तरीके से जुड़ी हुई हैं। इनका उपयोग नौवहन के लिए किया जाता है। और इसमें जो सुपीरियर झील है ये बेसिकली मेसाबी श्रेणी में है। मेसाबी श्रेणी, ये जो पूरी पूरी मेसाबी श्रेणी है बेसिकली ये लौह अयस्क के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, ये जो मेसाबी श्रेणी है बेसिकली जहाँ पे सुपीरियर झील है तो ये लौह अयस्क के लिए, या आप यूँ कह सकते हैं ये आयरन के लिए। ठीक है, ये आपकी जो है मेसाबी श्रेणी जो है ये फेमस है। इसके बाद जो ईरी और ओंटारियो है इसके बीच में ही जो है वो नियाग्रा जलप्रपात है, याद रखेंगे आप, है ना। ईरी और ओंटारियो के बीच में जो है वो नियाग्रा जलप्रपात है। कई बार पूछ लेता है परीक्षा में कि नियाग्रा जलप्रपात किसके बीच में, ईरी और ओंटारियो के बीच में है। और ये ओंटारियो से ही जो है वो लॉरेंस नदी निकलती है। इसके अलावा ये झीलें यूएस और कनाडा के बीच में एक प्रकार की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती हैं। तो सबसे बड़ी जो है आपके सुपीरियर के बाद होरून के बाद मिशिगन के बाद जो है ईरी के बाद जो है ओंटारियो। ये क्रम आप याद रखेंगे। तो मेसाम्बी के पास में सबसे पहले सुपीरियर है, सुपीरियर के बाद जो है ह्यूरन है ना, बीच में मिशिगन है, और जो है उसके बाद फिर जो है आपकी ईरी है, और ईरी के बाद जो है फिर ओंटारियो है। तो आपको एक क्रम बिल्कुल भी नहीं भूलना है, परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको याद रखना है। महान झीलें, ठीक है, इसमें क्रम याद रखेंगे। ये मेसाम्बी के पास में जो है बेसिकली ये वाला पूरा क्रम है ना, ये वाला जो है पूरा का पूरा क्रम आपको याद रखना है ऐसे करके। तो ये आप कभी भी जीवन में नहीं भूलेंगे। ये पहले नंबर पे हो गई आपकी सुपीरियर के बाद ये जो हो गई आपकी हो गई ह्यूरन के यहाँ बीच में जो हो गई ये हो गई आपके मिशिगन। इसके बाद जो हो गई ये आपकी हो गई ये ईरी, और ईरी के बाद जो ये हो गई आपकी ये हो गई ओंटारियो। ठीक है, तो आपको क्रम याद रखना है। सबसे पहले सुपीरियर के बाद जो है ह्यूरन के बाद मिशिगन के बाद फिर ईरी, और ईरी के बाद जो है ओंटारियो। तो ये पाँचों का क्रम आप बिल्कुल आप कंठस्थ कर लीजिए, यहाँ से पूछ लेता है कई बार परीक्षा में। ठीक है, ये पाँचों आपकी लैक्स हो गई जो आपको याद रखना है। और यहाँ पे जितनी भी लैक्स हैं, जितनी भी झीलें हैं, वो सभी बहुत अच्छे से आपको रिमाइंडर करते चलना है। ठीक है, अब जो अगला पॉइंट है, झीलों के बाद झीलें आपस में जुड़ी हुई हैं, मैंने बताया कि, और ये आपस में नौवाहन परिवहन जो है मूलतः जो करती हैं। इसके बाद सुपीरियर झील जो है ये मेसाबी श्रेणी में है, और लौह आयरन के लिए बहुत फेमस है ये, है ना। पूरा क्षेत्र जो है वह लौह आयरन के लिए जाना जाता है। इसमें कई बार नियाग्रा जलप्रपात पूछ लेता है, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है, तो वो भी आपको याद रखना, वो ईरी और ओंटारियो के बीच में है। ठीक है, अब जो है ये निकारागुआ जो झील है ये बेसिकली लावा से निर्मित है, याद रखेंगे। निकारागुआ जो झील है ये लावा से निर्मित है। ठीक है, एक चेसापिक खाड़ी है, ये ओएस्टर या घोंगा के लिए प्रसिद्ध है, याद रखेंगे, है ना। चेसापिक खाड़ी है, ये जो है बेसिकली ये इसके लिए फेमस है, आपके ओएस्टर या घोंगा के लिए। ठीक है, इसके बाद जो है ये घोंगा आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये चेसापिक खाड़ी है। पूछ लेगा चेसापिक खाड़ी जो है वो बेसिकली कहाँ पर है, ये उत्तर अमेरिका में है चेसापिक खाड़ी। इसके बाद ये फंडी की खाड़ी, विश्व का सबसे ऊंचा जो है जलप्रपात यहाँ पर आता है। फंडी की खाड़ी जो है उसमें विश्व का जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात आता है, याद रखेंगे आप। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है फंडी की खाड़ी, विश्व का सबसे ऊंचा जो है जलप्रपात जो है यहाँ पे आता है। ये ग्रेट स्लैब से निकलकर ब्यूफोर्ड सागर में गिरती है, और समुद्र में गिरने से पहले ग्रेट बैरियर लेक से जुड़ जाती है। ठीक है, कनाडा की सबसे बड़ी नदी है मैकेंजी नदी। यह है मैकेंजी नदी, कनाडा की सबसे बड़ी नदी, जोड़ी बनाने में दे सकता है ना। मैकेंजी नदी कनाडा की सबसे बड़ी नदी है। और मिसिसिपी मिसौरी किसी देश में प्रवाहित होने वाली जो है वो सबसे बड़ी नदी है। एक बार आप मैकेंजी को फिर से देख लें, है ना, इसको कंफ्यूज नहीं करेंगे आप। ये देखेंगे आप, ये जो है ये बेसिकली जो है ये आपके मैकेंजी नदी है। ये वाला जो इलाका है ये है मैकेंजी नदी। और मैकेंजी नदी जो है, मैकेंजी नदी ये यहाँ से निकलती है आपकी। ठीक है, ये ग्रेट स्लैब से निकलती है यहाँ से। ठीक है, ये मैकेंजी नदी है, और ये ग्रेट स्लैब से जो है ये नदी निकलती है। ठीक है, मैकेंजी नदी के बारे में बता दूं, इसका उद्गम ग्रेट स्लैब से होता है, और ये
फुट सागर में जाकर के गिरती है। कनाडा की सबसे लंबी नदी है और ये डेल्टा क्षेत्र में यहाँ पर बहुत सारे, आपको बता दूँ मैं, यहाँ पे बहुत सारे अधिक मात्रा में आपको जो है यहाँ पे पेट्रोलियम के जो है बहुत सारे आपको यहाँ पे भंडार मिलेंगे। यहाँ पे बहुत सारे जो हैं ये आपको पेट्रोलियम के भंडार मिलेंगे। पेट्रोलियम के भंडार यहाँ पर बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। पेट्रोलियम भंडार के लिए ये पूरा क्षेत्र जो है काफ़ी फेमस है। कनाडा की सबसे लंबी नदी, ये मैकेंजी नदी आप देख लीजिए, पेट्रोलियम भंडारों के लिए फेमस। इसके बाद जो है ये जो है हम अगली चर्चा करें मिसिसिपी मिसौरी, है ना। मिसिसिपी मिसौरी भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये किसी देश में जो है, किसी पर्टिकुलर देश में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। इस नदी का जो उद्गम है बेसिकली वो मिनेसोटा राज्य से होता है और मिनेसोटा राज्य से इसका उद्गम होता है और ये मैक्सिको की खाड़ी में जाकर के गिरती है ना। मिनेसोटा राज्य से उसका उद्गम होता है और ये जो है मैक्सिको की खाड़ी में जाकर के जो है बेसिकली ये नदी गिरती है। उत्तर अमेरिका की सबसे लंबी और विश्व की चौथी लंबी नदी है और ये नदी पूर्णतः जो है 100% जो ये नदी है बेसिकली यूएस में बहती है ना, मिसिसिपी मिसौरी। और इस नदी की जो सहायक नदी है वो है मिसौरी और टेनेसी, है ना। और इस नदी के पर्टिकुलर डेल्टा क्षेत्र में आपको जो है पर्टिकुलर यहाँ पर जो है आपको इसके डेल्टा क्षेत्र में मूलतः जो है आपको चावल मिलेगा, कपास मिलेगा ना। यहाँ पे आपको चावल मिलेगा, कपास मिलेगा, है ना, गेहूँ मिलेगा। चावल, कपास और गेहूँ जो है उसका जो उत्पादन जो क्षेत्र है यहाँ मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे तंबाकू की भी खेती होती है। मूलतः जो है तंबाकू, तंबाकू, चावल और कपास और गेहूँ जो है अल्प मात्रा में यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। अल्प मात्रा में जो है इसका उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। ये जो है ये मैक्सिको की खाड़ी जो है पंजाकार बनाती हुई, डेल्टा बनाती हुई अपनी उस तरफ जो है प्रवाहित हो रही है और यहीं पर न्यू ऑर्लियंस बंदरगाह भी है, ठीक है, डेल्टा क्षेत्र में, जो पोचेस्ट्रियन झील का भी निर्माण करते हैं। पोचेस्ट्रियन झील का जो निर्माण करते हैं। रॉकी पर्वत से निकलने वाली जो एक नदी है उस नदी का नाम है कोलोराडो नदी। जो कोलोराडो नदी है ये रॉकी पर्वत से इसका उद्गम होता है। रॉकी पर्वत से जो है इस नदी का जो है उद्गम यहाँ पर होता है, कोलोराडो नदी का। और इस के बारे में ख़ास बात यह है कि कैलिफोर्निया की खाड़ी में आकर के गिरती है, ठीक है, और कैलिफोर्निया की खाड़ी में आकर के गिरती है। और मूलतः जो इसकी ख़ास बात यह है कि ये जो है कोलोराडो के पठार में बहती है और यहाँ पर एक प्रकार के बीहड़ का जो है निर्माण करती है। यहाँ पर एक हुअर बांध है जो बहुत चर्चा में है, जो मीड़ झील का निर्माण करता है। और ये पूरा जो पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ की एक बड़ी प्रसिद्ध नदी है, ये हुअर डैम है। हुअर डैम जिसको बोल्डर डैम भी कहा जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हुअर ये है, ये हुअर डैम है, ये वाला हुअर डैम है, ये आप देख लेंगे, है ना। ये हुअर डैम है, ये देखेंगे हुअर डैम जो है ये इस तरीके से यहाँ पे ये हुअर डैम है, ठीक है। और एक ख़ास बात जो है इसके बारे में बता दूं मैं आपको कि ये जो यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं ये वाला इलाका जो है ये बेसिकली जो है ये आपका हुअर डैम है, हुअर डैम। इसके बाद जो है इम्पोर्टेंट बात ये है आपके इंपीरियल घाटी जो कोलोराडो नदी में है। और ये इंपीरियल घाटी बेसिकली कपास के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। ये इंपीरियल घाटी जो है बेसिकली कपास के लिए बहुत फेमस घाटी है ना, याद रखेंगे, कपास के लिए बहुत फेमस घाटी है, ठीक है। ये पूरा कोलंबिया वाला क्षेत्र है। इसके बाद प्रशांत महासागर में गिरने वाली एक नदी जो है वो है कोलंबिया नदी है। हमने बता दिया सारी नदियाँ अपने जो है लगभग सारी नदियाँ हमने यहाँ पे देख ली है। हमने मैकेंजी नदी देख ली, हाँ, ये जो है बेसिकली कोलंबिया नदी जो है ये भी रॉकी पर्वत से ही निकलती है और प्रशांत महासागर में जो है गिरती है। और प्रशांत महासागर में गिरने वाली ये यूएसए की सबसे लंबी नदी है और इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है स्नैक, है ना। इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है स्नैक। ये है आपकी कोलंबिया नदी, उसकी सहायक नदी का नाम है स्नैक, देख रहे हैं आपको। ये स्नैक रिवर है जो इसकी सहायक नदी है। ये पूरा का पूरा कोलंबिया रिवर बेसिन है, ठीक है। ये पूरे क्षेत्र में देता है ग्रांड कूली के नाम से फेमस है, ठीक है। ये पूरा पर्टिकुलर एरिया ही बहुत फेमस है नदी घाटी क्षेत्र के तौर पर, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यहाँ से बिल्कुल प्रश्न बनना ही बनना है।
है ना। आप अगर अच्छे से इसको पढ़ लेंगे ना तो कहीं कोई क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। ये प्लेटिनम का उत्पादन के लिए ये सड़बड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर प्लेटिनम का जो है उत्पादन होता है। कनाडा के क्षेत्र में जो है ये सरबड़ी की खदान है जो विश्व में सबसे ज़्यादा जो है तांबे और निकल के लिए फेमस है। सबसे ज़्यादा तांबा और जो निकल है आपको इस पर्टिकुलर एरिया में सबसे ज़्यादा यहीं पर आपको मिलेगा। तांबा है ना, निकेल है, ये आपको पूरा इस क्षेत्र में मैक्सिमम मात्रा में आपको मिलेगा। प्लेटिनम के उत्पादन के लिए इस पूरे पर्टिकुलर एरिया में आपको इसका उत्पादन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बॉक्साइट उत्पादन के लिए जमैका में सेंट मैरी क्षेत्र है। बॉक्साइट उत्पादन के लिए ये सेंट मैरी क्षेत्र है जहाँ पे आपको पूरा बॉक्साइट का उत्पादन देखने को मिलेगा। ये कुछ स्थानीय हवाएं हैं, जैसे भारत में लू आती है वैसे यहाँ चिनूक है, ब्लैक रूलर है, सांता आना है, नॉर्दर्न है, ब्लिजार्ड है, पुरगा है ना। जबकि चक्रवात यहाँ पे आता है टॉर्नेडो, हरिकेन, कैटरीना, रीटा, एलियन है ना। इस तरीके से देखिए टॉर्नेडो इस तरीके से आता है, हरिकेन आता है ये है ना। इस तरीके के तूफान आते रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, चक्रवाती तूफान मध्य भाग में बहुत वर्षा होती है यहाँ पे खास तौर से है ना। बहुत ज़्यादा वर्षा भी यहाँ देखने को मिलती है। उत्तर अमेरिका के मूल निवासी इनको रेड इंडियन कहते हैं। एक्सिमो यानी जिन घरों में ये रहते हैं उनको इग्लू कहा जाता है। ठीक है, कुछ बातें हैं जिनको आप बिल्कुल याद करते चलें और उत्तर अमेरिका का जितना भी पोर्शन है ना उसको पूरा एक बार में आप यहाँ पे कंठस्थ कर लें। ठीक है, ये कनाडा वाला क्षेत्र है पूरा पूरा। रूस के बाद कनाडा जो है वो विश्व का दूसरा बड़ा देश है और समुद्री सीमा जो है विश्व में इसकी जो है सबसे बड़ी है। समुद्री सीमा जो है इसकी सबसे बड़ी समुद्री सीमा है इसकी। ठीक है, और विक्टोरिया प्रशांत महासागर के तट में स्थित सबसे बड़ा नाविक और मछली पकड़ने का जो है यहाँ बंदरगाह, ये विक्टोरिया बंदरगाह है। ठीक है, कनाडा के बारे कनाडा में जो एक एल्बर्ट प्रांत है उसमें एडमंटन करके यहाँ शीतकालीन खेलों के लिए फेमस ये प्लेस है एडमंटन। ये यहाँ पर एक टर्नर वैली है जहाँ पर पहला तेल कुआं जो है आज से कई साल पहले खोजा गया था। ठीक है, क्यूबेक है यहाँ पर, क्यूबेक। ये मॉन्ट्रियल जो है ये लॉरेंस और ओटावा नदी के बीच में है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1987 में ग्रीन हाउस गैसों के लिए हुआ था, जैसे भारत 1992 में जुड़ा था, वो मॉन्ट्रियल यहीं पर है। ठीक है, ये मॉन्ट्रियल है। वैंकूवर जो से सेंट जॉन तक की जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल पैसिफिक रेल मार्ग विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है, वो भी कनाडा से ही होकर के जाता है। ये रेल मार्ग आप देख रहे हैं। इसके बाद ये ओंटारियो झील के किनारे हैमिल्टन, कनाडा का इसको बर्किंघम कहा जाता है, और इरियो और ओंटारियो के बीच में जो है वो नियाग्रा जलप्रपात है। ठीक है, ये हैमिल्टन है। 1930 के कॉमनवेल्थ गेम्स यहाँ पे हुए थे। 1930 के कॉमनवेल्थ गेम्स यहीं पर हुए थे हैमिल्टन में। प्रिंस एडवर्ड द्वीप यहीं पर है। वुड बफेलो नेशनल पार्क है यहाँ पर। ठीक है, तो कनाडा के अंतर्गत जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जितनी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, हम सारा कुछ यहाँ पे देख रहे हैं। और भी कुछ इसमें पोर्शन है जो इम्पोर्टेंट है, तो हम देखते हैं इसको कंटिन्यू। इसके बाद कुछ इसमें हल्का सा जो है हम एक यूएस वाला जो पोर्शन है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका लगभग टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा लगे लगे। ठीक है, तो ये उत्तर अमेरिका में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तो उत्तर अमेरिका में आपका पूरा का पूरा टॉपिक है, हम यहाँ पे कवर कर देंगे। ठीक है, ये आपका है पूरा बेसिकली यूएसए वाला पोर्शन। ठीक है, तो उत्तर अमेरिका से जो क्वेश्चन आ सकते हैं, उत्तर अमेरिका से क्वेश्चन आ सकता है कि भाई कनाडा जो है क्यों फेमस है। विश्व में निकिल और कागज़ का सबसे बड़ा निर्यातक देश है कनाडा, है ना। और इसके अलावा जो है
बेरिंग जल संधि यहीं पर है, जो विश्व की सबसे बड़ी संधि है। जो बेरिंग जल संधि जो है अमेरिका को जो है वो कनाडा से अलग करती है ना। इसके अलावा जो है इम्पोर्टेंट, उत्तर अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा जस्ते का उत्पादक क्षेत्र है ना। यहाँ पे एक सुलिवन की खान है जो विश्व की सबसे बड़ी जल उत्पादक खान के नाम से फेमस है ना। तो ये एक आपको इम्पोर्टेंटली याद रखना है कि विश्व की जो सबसे बड़ी जो जस्ते की सबसे बड़ा जस्ता उत्पादक क्षेत्र है सुलिवन खान, वो यहीं पर है। इसके अलावा मैंने बताया निकिल और कागज़ का सबसे बड़ा निर्यातक है। इसके साथ ही मैंने आपको बताया कि जो आपके पनामा जल संधि है वो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जो है दोनों को जोड़ती है, ठीक है। और अमेरिका में सोने की प्रसिद्ध खदान है होमस्टेक खान, है ना। ये वहाँ पे एक यूनाइटेड स्टेट में जो है एक दक्षिणी डकोटा राज्य है, वहाँ पर ही आपको मिलेगा, ठीक है, वहाँ पर ही आपको मिलेगा। और जो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया यहीं पर है। और अमेरिका जो है 1783 में जो है वो ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था, ये आपको याद रखना है, 1783 में, है ना, 1783 में। डेट्रॉइट जो है वो अमेरिका का सबसे बड़ा जो है एक कार केंद्र है, याद रखेंगे, सबसे बड़ा कार केंद्र है डेट्रॉइट। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य यहाँ का कैलिफोर्निया है ना। और यहाँ की जो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा नगर है वो मैक्सिको सिटी है। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है परीक्षा के दृष्टिकोण से। सिलिकॉन वैली है सैन फ्रांसिस्को में, पूछ लेगा सिलिकॉन वैली कहाँ पर है, तो सिलिकॉन वैली जो है वो सैन फ्रांसिस्को में है, ठीक है। सिलिकॉन वैली जो है वो सैन फ्रांसिस्को में है, ये देख लीजिए सिलिकॉन वैली। लॉस एंजलिस यूएस का दूसरा सबसे सघन बसा नगर है, लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस हॉलीवुड के लिए प्रसिद्ध है। सिएटल जो विश्व का सबसे बड़ा असेंबलिंग केंद्र है वो भी यहीं पर है यूएस में, ये सिएटल है। सबसे बड़ा विमान असेंबलिंग केंद्र है। न्यूयॉर्क जो है वो हडसन नदी के किनारे पर है, यूएस की सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है ये न्यूयॉर्क। सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स भी कहते हैं इसे। म्यूजियम है ये, अमेरिकन म्यूजियम। ये पिट्सबर्ग है यहीं पर। फिलाडेल्फिया है यहाँ। शिकागो सबसे बड़ी मांस की मंडी है ना। विश्व हिंदू सम्मेलन में भाग लेने के लिए 1893 में महात्मा स्वामी विवेकानंद यहाँ गए थे। कैप कैनवेल है। डिज्नीलैंड है यहाँ पर। लोवेल है यहाँ, जिसको यूएस का मैनचेस्टर कहा जाता है। येलो स्टोन पार्क है। बहुत चौड़ी सड़कें होती हैं, अमेरिका में उनको फिवरे कहते हैं, फिवरे। राह पर जो स्थित होटल होते हैं उनको मोटल कहते हैं। शहर देखेंगे आप अमेरिका के। एक नंबर पे आपका सिएटल है, 2 नंबर पर आपके न्यूयॉर्क है ना। इसके बाद सैन फ्रांसिस्को है, लॉस एंजलिस है, न्यू ऑरलियंस है। ये पूरा इस तरीके से जो है अमेरिका यहाँ पर है, ठीक है। अलास्का में 10,000 स्मोक वैलीज़ हैं इस तरीके की। ये पूरा का पूरा आपका जो है उत्तर अमेरिका का मैक्सिमम जो पोर्शन हम करवा सकते हैं वो यहाँ पे हमने देखा। अब इसके बाद हम थोड़ा सा साउथ अमेरिका भी देख लेते हैं, है ना। सभी महाद्वीपों पर बेसिक जानकारी, तो वो आपको परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। तो हमें लगता है कि उत्तर अमेरिका में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी चाहिए वो है बेरिंग जल संधि, जो अमेरिका को और एशिया महाद्वीप को एक दूसरे से अलग करती है। और विश्व का सबसे बड़ा जो जस्ते का उत्पादक क्षेत्र है सुलिवन खान, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद जो 5 झील है उसमें सुपीरियर झील जो ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है। उसके बाद सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन और ओंटारियो झील, है ना। ये सारी चीज़ें जो इनको महान झीलें कहते हैं, याद रखना है। अलास्का श्रेणी याद रखनी है। रॉकी पर्वत आपको याद रखना है ना। सियरा निवेदा जो सबसे बड़ा खंड पर्वत वो याद रखना। अपलेशियन पर्वत याद रखना है। कोलंबिया का पठार, ग्रेस बेटिन का पठार, कोलोराडो का पठार, है ना। इसके अलावा जितनी महान झीलें मैंने आपको बताई, सुपीरियर झील, ह्यूरन, मिशिगन, ईरी और ओंटारियो, ये याद रखनी है। प्रमुख नदियों में आपको मैकेंजी याद रखनी है।
कोलंबिया नदी याद रखनी है, एक यूकॉन नदी है जो मैकेंजी पर्वत से निकलती है, कोलोराडो नदी है, इसके अलावा मिसिसिपी जो है, हडसन नदी जो है जिसके किनारे में न्यूयॉर्क शहर है, सेंट लॉरेंस है, ये सारी नदियाँ भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। उत्तर अमेरिका में प्रेरीज आपको याद रखना, जो घास के मैदान होते हैं उनको प्रेरीज बोलते हैं, है ना। चरनोज़ेम मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर, बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है। इसके अलावा कुछ ट्राइबल्स यहाँ पर पाए जाते हैं, रेड इंडियन के अलावा जो है अपाचे, क्रो, क्री, पानी, है ना, ये जितने भी ट्राइबल्स हमारे पास हैं, गोंड, भील, बेगा, तो वैसे अमेरिका में रेड इंडियन, अपाचे, क्रो, क्री, पौनी, ये सब पाए जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी जो उत्तर अमेरिका में वो विनीपेग है। मांस की जो सबसे बड़ा विख्यात फेमस स्थान है शिकागो है ना। प्रेरी जो घास के मैदान है यूएस और कनाडा के प्रमुख औद्योगिक शहरों के बीच में स्थित है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखना। बरमूडा त्रिकोण आपको याद रखना है जो सार्गेसो सागर में है, बरमूडा, मियामी, सान जुआन, है ना। ये बेसिक जो चीज़ें हैं आपको बिल्कुल याद रखनी। पनामा नहर है उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जो है एक साथ जोड़ती हैं। इतनी चीज़ें अगर आपने याद रख ली तो आपको उत्तर अमेरिका का बिल्कुल प्रश्न बन जाएगा परीक्षा में। जैसे अलास्का पूछा हुआ है, रॉकी पूछा हुआ है, एक ही साल पूछ लेते दोनों क्वेश्चन। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा दक्षिण अमेरिका वाला टॉपिक देख लेते हैं। दक्षिण अमेरिका में हम क्या क्या देखें, ठीक है, क्योंकि जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में समझ में नहीं आता क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। तो हम बिल्कुल एट ए ग्लांस जो यूनिट 4 में इम्पोर्टेंट इंडिया वाला टॉपिक है, हमने बताया फिजियोग्राफी से आते हैं क्वेश्चन, दूसरे वर्ल्ड में जहाँ से क्वेश्चन आता है, तीसरे मध्य प्रदेश में यूनिट 3 के अंतर्गत जहाँ से क्वेश्चन आता है। यूनिट 4 जो है ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है, तो इसको एक बार देख लेंगे। अभी आप देख रहे हैं ये है आपका साउथ अमेरिका। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में बहुत सारे आपको पर्वत मिलेंगे, है ना। ये दक्षिण अमेरिका और इसके ये पश्चिमी भाग में आपको बहुत सारे यहाँ पर पर्वत देखने को मिलेंगे। ये आपको दिख रहा होगा, ये पूरा पर्टिकुलर एरिया जो है यहाँ पे आपको पर्वत देखने को मिलेंगे। जैसे उधर हमने रॉकीज देखा था ना, उधर हमने अलास्का देखा था, तो इनको जो है यहाँ पर एंडीज बोला जाता है। क्वेश्चन जो है वो यहीं से आता है, तो जहाँ से आता है आप तो बिल्कुल उसको पढ़ के जाइए, ठीक है। तो ये जो है एक बार पूछा 2013-14 में कि एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ है, और इस पर्वत श्रृंखला का जो निर्माण है वो नास्का प्लेट और दक्षिण अमेरिका के जो प्लेट है उनके आपस में अभिसरण होने से हुआ। और ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, और ये लंबी पर्वत श्रेणी इसलिए है क्योंकि दक्षिण अमेरिका के करीब करीब ये 7 देशों से होकर के गुजरती है। ये वेनेजुला से होकर के ये यहाँ ऊपर तक है, वेनेजुला से फिर आपके नीचे आए कोलंबिया, कोलंबिया से आपके नीचे आए इक्वेडोर, इक्वेडोर से आपके नीचे आए इधर पेरू, है ना। उसके बाद पेरू से फिर आप नीचे आए इधर आपके बोलिविया, और फिर बोलिविया से नीचे आए तो आपके इधर चिली, और चिली से फिर थोड़े थोड़े नीचे आ गए तो इधर अर्जेंटीना, है ना। एक बार इसको फिर से देख लें कि ये जो आपके एंडीज पर्वत श्रृंखला है, सबसे पहले ये वेनेजुला से निकली, फिर कोलंबिया, फिर इक्वेडोर, फिर इधर ये पेरू, है ना, ये फिर चिली, ये चिली इधर लगा हुआ, ये बोलिविया के बाद इधर अर्जेंटीना। तो ये पूरी जो है ये पूरी पर्वत श्रृंखला जो है ये एंडीज बहुत इंपॉर्टेंट पर्वत श्रृंखला है, और दक्षिण अमेरिका की ये पर्वत श्रृंखला है, और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला होने का गौरव हासिल है। दक्षिण अमेरिका के 7 देशों से ये होकर गुजरती है, वेनेजुला, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना। और विश्व की ये दूसरी सबसे ऊंची श्रेणी है दक्षिण गोलार्ध की, अगर देखा जाए तो सबसे ऊंची श्रेणी, विश्व की 2nd नंबर की ऊंची श्रेणी और दक्षिण गोलार्ध की सबसे ऊंची श्रेणी। क्योंकि इस श्रेणी से भी ऊंची एक और श्रेणी है जिसका नाम है अंकोकागुआ, है ना। अंकोकागुआ करीब 6,960 मीटर के आसपास है। अंकोकागुआ जो है 1st नंबर पे है, और अंकोकागुआ के बाद जो है वो 2nd नंबर जो है वो एंडीज का है। हालांकि दक्षिण गोलार्ध की जो है आपके 1st नंबर की है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हमने यहाँ पे बताई। और ये विश्व का 4था बड़ा देश है दक्षिण अमेरिका, करीब 1.78 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और इसमें करीब 15 देश हैं, है ना। और वेनेजुला में जो है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल है, जो कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। बोलिविया जो है यहाँ पे विश्व की सबसे ऊंची राजधानी जो है लॉपेज है, याद रखना है। अर्जेंटीना में जो है पंपास के घास के मैदान है, विश्व में बहुत प्रसिद्ध हैं। ब्राज़ील जो है बेसिकली जो है आपके कॉफ़ी के उत्पादन के लिए बहुत फेमस है। और सबसे बड़ा नगर यहाँ का जो है रियो डी जेनेरो है, जहाँ पे परिवहन समिट्स होती रहती हैं। और दक्षिण अमेरिका का जो अधिकांश विस्तार है वो मूलतः दक्षिणी गोलार्ध में है। और दक्षिण अमेरिका में जो पेरू और बोलिविया की सीमा पर विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील है वो टीटीकेका है, जो करीब 3811 मीटर के आसपास है ना। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो परीक्षा में पूछी जा सकती हैं दक्षिण अमेरिका से। और
यहाँ पर एक खास बात ये है कि अर्जेंटीना जो पूरा एरिया है ये बेसिकली कपास उत्पादक क्षेत्र है और यहाँ पे चीको के मैदान है। बेसिकली ये पूरे के पूरे जो अर्जेंटीना वाला इलाका है यहाँ पूरा का पूरा जो है ये बेसिकली कपास के लिए फेमस है और ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये बेसिकली यहाँ का चीको का मैदान कहलाता है। कई बार पूछ लेता है कि चीको का मैदान कहाँ पर है, अर्जेंटीना में। उसी तरीके से दक्षिण अमेरिका में यहाँ तक आ गए थे। तो हम ये देख रहे हैं कि जो महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। अब अगर हम देखें तो ये हमने जो है एंडीज श्रेणी के बारे में डिस्कशन किया कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसके साथ ही हम कुछ यहाँ पे पठारों पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम पूरे दक्षिण अमेरिका के पठारों को देखें तो दक्षिण अमेरिका में सबसे महत्वपूर्ण पठार जो है ये वाला यहाँ पर, ये है गुयाना का पठार। ये आप देख रहे हैं ये वाला इलाका, ये जो 1 नंबर पर है ये है गुयाना का पठार। तो गुयाना का पठार क्यों इंपॉर्टेंट है इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। बेसिकली जो गुयाना का पठार है दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग में स्थित पठार है और विश्व के सबसे पुराने भागों में से एक है। ये एक प्रकार का सिल्ड का एग्जाम्पल है, ज्योग्राफिकल टर्म है, सिल्ड का एग्जाम्पल है। जब बहुत सारा एक कठोर क्षेत्र होता है और वहाँ से मिट्टी का अपरदन होता है तो उस पूरे पर्टिकुलर एरिया को सिल्ड कहा जाता है। और मूलतः यहाँ पे बहुत से खनिज पाए जाते हैं। आपको यहाँ पे बॉक्साइट मिलेगा, है ना, आपको यहाँ पर जो है सोना मिलेगा, है ना, आपको यहाँ पर हीरा मिलेगा। तो ये एक प्रकार का सिल्ड का एग्जाम्पल है। पूरा पूरा गुयाना का जो है पठार वाला क्षेत्र है जो इसके उत्तर अमेरिका के दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग में। और यहीं पर जो है ओरियोनिको नदी है, इसकी सहायक नदियाँ हैं, बहुत सारे यहाँ पे जलप्रपात बनाने वाले क्षेत्र हैं। यहाँ पे जल विद्युत का उत्पादन होता है क्योंकि ये पूरा पठारी क्षेत्र विषुवत रेखा के आसपास है और यहाँ पूरे पर्टिकुलर जो है वर्षा वन जो है अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। इसलिए बहुत सारी आपको बायोडाइवर्सिटी जो है यहाँ पर अधिक मात्रा में जो है बायोडाइवर्सिटी जो है यहाँ पर आपको बहुत सारी जो है बायोडाइवर्सिटीज़ हैं यहाँ पर, या जैव विविधता जो है आपको यहाँ पर देखने को बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर मिलेगी। इसके अलावा ये पठार आर्थिक, ऊर्जा सुरक्षा और जैव विविधता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण के साथ बहुत ज़्यादा आर्थिक दृष्टिकोण से फायदेमंद भी है। तो ये हुई बात हमारी गुयाना की। इसके बाद हम बात करेंगे ब्राज़ील की। तो ये जो ब्राज़ील का जो पठार है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लगभग आधे क्षेत्र में स्थित है। ये विश्व के पुराने भागों में से ही एक है और बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं आमतौर पर। लेकिन इस पूरे पर्टिकुलर एरिया में आपको सबसे ज़्यादा जो मिलेगा वो मिलेगा लोह अयस्क। इस पूरे पर्टिकुलर एरिया में आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा लोह अयस्क या आयरन यहाँ पे मिलेगा। और ये जो ग्रोसो पठार का नाम सुना होगा आपने, दक्षिण अमेरिका में एक है ग्रोसो पठार। तो जो ग्रोसो पठार है बेसिकली वो ब्राज़ील पठार का ही भाग है। मतलब ग्रोसो पठार जो है वो बेसिकली ब्राज़ील के पठार के जो है वो अंदर ही पाया जाने वाला एक पठार है। और जो माटो ग्रोसो है वो भी इसी का भाग है। और यहीं से साउ फ्रांसिस्को और पराना इस प्रकार की नदियाँ निकलती हैं। ये भी जल विद्युत उत्पादन के लिए फेमस है। बायोडाइवर्सिटी यहाँ भी आपको बहुत अधिक मात्रा में मिलेगी। इसके बाद जो है तीसरे नंबर पर जो पठार है वो है बोलिविया का पठार। बोलिविया का पठार भी इम्पोर्टेंट है। ये शुष्क परिस्थितियाँ हैं, यहाँ पर बहुत ही लवणीय झीलें पाई जाती हैं। टीटीकाका झील यहाँ पर है और टीटीकाका झील मैंने बताया कि दक्षिण अमेरिका में जो पेरू और बोलिविया की सीमा पर विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील जो टीटीकाका है, ये टीटीकाका जो है नौकायन झील है 3811 मीटर। ये पेरू और जो है ये बोलिविया के जो है बॉर्डर पर ही ये है। तो ये टीटीकाका झील जो है यहीं पर है पेरू और बोलिविया के क्षेत्र में, और खासतौर से बोलिविया के पठार में है। दक्षिण अमेरिका के अंदर ये मीठे पानी की झील भी है एक प्रकार की। और ये झील जो है विश्व में सबसे ऊंची नौकायन झील के तौर पर जानी जाती है। यहाँ पर बेसिकली आपको मिलेगा टीन बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ पे अधिक मात्रा में जो है वो टीन जो है आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलेगा। टीन की अवेलेबिलिटी आपको बोलिविया में मिलेगी। और बोलिविया की राजधानी जो है वो लापाज है, लापाज। और लापाज के बारे में बता दूं, ये विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है लापाज। हो सकता है पूछले विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी है, तो ये लापाज है। इसके बाद जो हम बात कर रहे हैं वो है आपके पेंटागोनिया का पठार। तो पेंटागोनिया का जो पठार है इसकी लोकेशन थोड़ी सी नीचे आएगी आपके बिल्कुल दक्षिणी भाग में। तो ये वाला जो है इधर वाला जो भाग है ये पेंटागोनिया का पठार है। ये वाला इलाका ये पूरा का पूरा ये जो है ये है आपका पेंटागोनिया का पठार। और ये पेंटागोनिया के पठार के बारे में खास बात ये है भैया कि लावा की परत यहाँ पे पाई जाती है। एंडीज पर्वत के ये एक वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। अतः यहाँ पे पानी नहीं गिरता तो शुष्क परिस्थितियाँ हैं। इसको पेंटागोनिया मरुस्थल भी कहा जाता है। एक प्रकार का ठंडा मरुस्थल है और
अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो दक्षिण अमेरिका का ये सबसे बड़ा मरुस्थलीय क्षेत्र भी माना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी झीलें हैं, जैसे एक माराकाइबो झील है ना, ये वेनेजुएला के अंदर बहुत फेमस झील है माराकाइबो, है ना, माराकाइबो झील है, अभी हम आपको दिखा भी देंगे। तो माराकाइबो झील जो है बहुत फेमस झील है, और माराकाइबो झील जो है ये वेनेजुएला की प्रमुख झील है, और ये जो है बेसिकली कैरेबियन सागर से जुड़ी है, एक लवणीय झील है और दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। वास्तव में एक प्रकार की तटीय खाड़ी है ये, और मूलतः अगर पूरे पर्टिकुलर एरिया में देखा जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेंगे पूरे पेट्रोलियम के भंडार, पूरा का पूरा जो पेट्रोलियम है वो आपको यहाँ पर मैक्सिमम एरिया में दिखेगा। इसके बाद जो है वो टिटिकाका मैंने आपको बता ही दिया, है ना। अब अगर हम बात करें तो कुछ नदियों की बात हम यहाँ पर करने जा रहे हैं, ठीक है, कुछ नदियों की बात हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो ये आपका पहला तो हो गया, ये दक्षिण अमेरिका जो है विश्व का सबसे जो है ऊंचा स्थान हो गया, ये विश्व का सबसे ऊंचा मरुस्थलीय क्षेत्र, सबसे महत्वपूर्ण भाग हो गया। अब ये विश्व का दक्षिण अमेरिका जो है विश्व का विशालतम महाद्वीप इसको कहा जा सकता है, ये पक्षियों का द्वीप भी इसको कहते हैं। अब अगर हम यहाँ पे नदियों की बात करें तो ये देखेंगे, नदियों की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले नदियों में अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पर ओरियोनिको नदी जो है बहुत फेमस नदी है, ठीक है। ये जो है ओरियोनिको नदी, ये वाला पूरा पर्टिकुलर एरिया देख रहे हैं आप, ये है आपके ओरियोनिको नदी का। नदियाँ बहुत सारी आपको देखने को मिलेंगी यहाँ। तो इसमें जो ओरियोनिको नदी है बेसिकली ये वाली, ये ओरियोनिको नदी जो है ये निकलती है गुयाना के पठार से, ये दिख रहा है गुयाना का पठार, और ये यहाँ से ये लाइन जो है ये ओरियोनिको नदी है, ये वाली, ये पूरी नदी जो है गुयाना के पठार से बेसिकली निकलती है, अटलांटिक महासागर में जाकर के फिर ये गिरती है, और वेनेजुएला की एक प्रमुख नदी है। यहाँ पर बेसिकली लानोस घास के मैदान मिलेंगे, और इस पर्टिकुलर एरिया में पेट्रोलियम के भंडार मिलेंगे, और इसकी एक सहायक नदी है करोनी, और ये करोनी एक सहायक नदी है जहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो एंजिल है, जो 979 मीटर है, वो 979 मीटर जो वेनेजुएला में है वो इसी की सहायक नदी करोनी पर स्थित है। और एंजिल विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, एमपीपीएससी 2009 की प्री में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये हो गया ओरियोनिको नदी के बारे में कुछ बात जो मैंने आपको यहाँ पर बताई। ओरियोनिको के जस्ट बाद में जो अगला है, ओरियोनिको के जस्ट बाद में वो है अमेजन, ठीक है। तो अमेजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो एंडीज पर्वत से इसकी उत्पत्ति होती है अमेजन की। तो इसको थोड़ा सा हम पहले देख लेते हैं, है ना। ये ओरियोनिको नदी के बारे में हमने कुछ बातें करी, है ना। ओरियोनिको नदी के मुहाने पर पहुंचकर जो है यहाँ पर चीज़ें हुई थी। ये अगर उत्तर अमेरिका के पूरे भाग को देखें तो आप देखेंगे उत्तरी भाग काफ़ी चौड़ा है, और दक्षिणी भाग जो है उसमें लगातार जो है वो पलायन होता जा रहा है। ये देखिए आप, तो उत्तर अमेरिका का जो उत्तरी भाग है वो काफ़ी चौड़ा है, और जो दक्षिणी है वो धीरे धीरे पतला होते जा रहा है। अब जो अमेजन नदी है ये एंडीज पर्वत श्रृंखला से निकलती है, ये एंडीज पर्वत श्रृंखला से जो है ये अमेजन नदी निकलती है, और ये भी अटलांटिक महासागर में गिरती है। विश्व की सबसे बड़ी नदी है, और विश्व की सेकंड नंबर की लंबी नदी है। और सेल्वास नामक जो वर्षा वन है वो यहीं पाए जाते हैं, घास के मैदान, कैंपोस, सेरोडोस, इसके अलावा कैंटिक्स, इस प्रकार के जो घास के मैदान हैं वो आपको जो है उनकी मौजूदगी यहीं पर देखने को मिलेगी। तो ये दक्षिण अमेरिका के अंदर बता रहे हैं। और नेग्रो और मेडिरा जो है वो इसकी सहायक नदियाँ अमेजन की, नेग्रो और आपके मेडिरा वह इसकी जो है सहायक नदियाँ हैं। इसके अलावा यहाँ पे पराना नदी भी है जो ब्राज़ील के पठार से निकलती है ना। इसके साथ ही कोलोराडो नदी है जो भी एंडीज पर्वत से निकलती है, और पेंटागोनिया मरुस्थल की एक प्रमुख नदी है। इसके अलावा साउ फ्रांसिस्को नदी है जो कि वो भी ब्राज़ील के पठार से ही निकलती है। दक्षिण अमेरिका का जो दक्षिणी भाग है उसको टिएरा डेल फ्यूगो के नाम से जाना जाता है। इस वक्त कंट्रोवर्सियल है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स में भी हमने इसको पढ़ा है एक बार। तो ये जो है ये बेसिकली पर्टिकुलर एरिया जो है ये है टिएरा डेल फ्यूगा द्वीप, और टिएरा डेल फ्यूगा द्वीप जो है बेसिकली है ये आपका दक्षिण अमेरिका के जो है दक्षिणी भाग में, ठीक है। ये है आपका टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप, ठीक है। आए दिन चर्चा पे रहता है अपनी व्यापारिक गतिविधियों को लेकर। अब अगर हम बात करेंगे तो ये टिएरा डेल फ्यूगो के पूर्व में जो है फॉकलैंड द्वीप है। आमतौर पे आपने सुना होगा कि यहाँ पे हमेशा अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच में लड़ाई चलती रहती है, आपस में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं उनके बीच में, ठीक है। और
ये इसका दक्षिणतम सिरा है हॉर्न अंतरीप, है ना, कई बार आपने सुना होगा इसका नाम हॉर्न अंतरीप से फलाना यात्री आ गए, है ना। ये आप देखेंगे, ये पूरा पूरा एरिया ही आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। ये वाला पर्टिकुलर एरिया हो गया साहब, ये पूरा पर्टिकुलर एरिया हो गया आपके मैक्सिको का, ठीक है। ये मैक्सिको हो गया, ये वेस्टर्न जीत हो गया। ऊपर आपने पढ़ा था ये आपका कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, उत्तर अमेरिका तक आ गए थे अपन। इधर ग्रीनलैंड, ये कनाडा, यूएसए, मैक्सिको। अब मैक्सिको के नीचे अगर हम जाएंगे तो फिर आपको दक्षिण अमेरिका यहाँ पे शुरुआत हो जाएगा। तो देखिए ये आपका वेस्टर्न जीत हो गया, ये आपका हो गया आपके मध्य अमेरिका, और इसके बाद अगर आप देखेंगे नीचे की तरफ, ठीक है, ये मैक्सिको हो गया, मैक्सिको ऊपर दिख रहा है, ये हो गया मध्य अमेरिका, मध्य अमेरिका के बाद ये हो गया वेस्टर्न जीत, और फिर ये पूरा पर्टिकुलर एरिया हो गया आपका दक्षिण अमेरिका। और ये सबको मिला के बोलते हैं लैटिन अमेरिका। मतलब कौन कौन, है ना। तो लैटिन अमेरिका के अंदर कौन कौन आ गया, एक तो मैक्सिको आ गया, दूसरा मध्य अमेरिका आ गया, तीसरा वेस्टर्न जीत आ गया, चौथा दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका तो है ही, ऊपर का मैक्सिको भी है, इधर वेस्टर्न जीत भी है, और इधर मध्य अमेरिका भी है। ये देश वाइज यहाँ पे पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। अभी तो हम क्रेश कोर्स में पढ़ा रहे हैं, हमारे जो बैचेस होंगे उसमें हम लोग बहुत डिटेल में जाने वाले हैं, बहुत डीप स्टडी हम लोग वहाँ पे करेंगे। ये मध्य अमेरिका के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी सीमा को लेकर के ये पर्टिकुलर ये वाला जो क्षेत्र है। इसके बाद ये बरमूडा त्रिकोण है, मैंने आपको अभी भी बताया था, बरमूडा त्रिकोण जो कि पुर्टो रिको और फ्लोरिडा के बीच में जो है इसको जोड़ता है ना। ये देखिए ये बरमूडा त्रिकोण है, दक्षिण अमेरिका में बरमूडा त्रिकोण, उत्तर अटलांटिक महासागर। दक्षिण अमेरिका का 2/3 भाग विषुवत वृत्त के दक्षिण में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में फैला हुआ है। पनामा नहर से उत्तर अमेरिका को ये अलग कर देता है। यह है बोल्विया, यह है पराग्वे, इसके स्थल अवरुद्ध देश हैं, स्थल अवरुद्ध देश हैं, याद रखेंगे। बोल्विया और पराग्वे जो हैं वह स्थल अवरुद्ध देश हैं। इक्वेडोर, कोलंबिया, ठीक है, ब्राज़ील, अमेज़न के मुहाने पर ये जो हैं ये जाते हैं विषुवत रेखा से होकर के, और चिली, अर्जेंटीना और पराग्वे ये जाते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा से होकर के। पहले आते थे ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। ये कोलंबिया हो गया, ग्वालिक द्वीप हो गया, ठीक। दक्षिण अमेरिका में जहाँ से चीज़ें बन रही है फ्रेंच गुयाना, ठीक है, फ्रेंच गुयाना है ये पर्टिकुलर जो क्षेत्र है, फ्रेंच गुयाना का क्षेत्र है। और आप ये देख रहे हैं ये दक्षिण अमेरिका का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। कोरू यहाँ से आमतौर पर जो है प्रक्षेपित किया जाता है यूरोपीय स्पेस एजेंसी के माध्यम से उपग्रह प्रक्षेपण चीज़ों को, है ना। ये पूरा पूरा बहुत फेमस क्षेत्र है, ठीक है। ये देखेंगे आप, यहाँ से छोड़ा जाता है यूरोपीय स्पेस एजेंसी के माध्यम से, ठीक है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी के माध्यम से यहाँ से छोड़ा जाता है। इसके बाद एंडीज पर्वत में बहुत सारे ज्वालामुखी शिखर हैं, ठीक। उसमें माउंट ओजसडेल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माउंट ओजसडेल। कोटापैक्सी जो संसार का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी शिखर है वो इक्वाडोर के पास में है, ठीक है। कोटापैक्सी पूछा कई बार परीक्षा में, कोटापैक्सी कहाँ है, इक्वाडोर में है कोटापैक्सी। इसके अलावा यहाँ पे चिम्बोराजो और ओजस डेल सलाडो भी है, चिम्बोराजो और ओजस डेल सलाडो। इसके अलावा ड्रेक जलडमरू मध्य है दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच में, ड्रेक पैसेंजर के नाम से। ये मार्केबो झील है, मैंने आपको अभी बताया था, मार्केबो झील उत्तर वेनेजुएला में है, मार्केबो झील। ये पोपो झील है अल्टीप्लेनो के पठार में, पोपो झील। अमेजन झील है, जितनी झील है। मेट्रो अमेजन की सहायक नदी पढ़ाया था अभी आपको।
पराना नदी। इतुपी बांध ब्राजील में बन रही है। इंटाबिरा ब्राजील का प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। इंटाबिरा याद रखेंगे, इंटाबिरा प्रमुख जो है ये लौह अयस्क क्षेत्र है ब्राजील का। इंटाबिरा कई बार पूछ लेता है, इंटाबिरा कहाँ पर है। काम काम की चीज़ें हैं, उनको एक बार एट ए ग्लांस देख लें आप। ये पंपास है, घास के मैदान हैं। अर्जेंटीना के कुल 20% क्षेत्र में आपको पंपास देखने को मिलेगा। ये पंपास है ना, ये अर्जेंटीना के पूरे पर्टिकुलर 20% क्षेत्र में जो है आपको पंपास देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है अर्जेंटीना में। ब्राज़ील और उरुग्वे का जो है काफ़ी क्षेत्र आता है। यहाँ पे चरनोजेम मृदा पाई जाती है, ह्यूमस की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल या उपजाऊ होती है, पौष्टिक घास होती है। और इसमें जो घास पाई जाती है उसको अल्फ़ा अल्फ़ा कहते हैं। एक बार MPPSC में पूछा था ये, अल्फ़ा अल्फ़ा क्या है। इसमें जो घास पाई जाती है उसको अल्फ़ा अल्फ़ा कहते हैं ना। जो पंपास के घास के मैदान में पाई जाती है अल्फ़ा अल्फ़ा, पूछ लिया था अल्फ़ा अल्फ़ा क्या है, 2016-17 में पूछा था अल्फ़ा अल्फ़ा क्या है। तो इस तरीके क्वेश्चन आते हैं, इससे 100% आते हैं, देख लेंगे आप। गेहूँ का उत्पादन होता है आमतौर पर, और अर्जेंटीना जो है वो गेहूँ का प्रमुख एक निर्यातक देश भी है। प्रमुख निर्यातक देश भी अर्जेंटीना है। अल्फ़ा अल्फ़ा नामक पशुओं की पौष्टिक घास पाई जाती है। ठीक है, ये हमारे पिछली बार क्वेश्चन ये आया हुआ था, ये परीक्षा में हमने पढ़ाया था, ये हमारी स्लाइड से ही था क्वेश्चन, ऑफलाइन बैच में भी हमने पढ़ाया था इसको। ठीक है, अल्फ़ा अल्फ़ा ये आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद जो है ये पंपास है, ये गेहूँ की खेती है, उत्तरी अर्जेंटीना। ठीक है, ग्रेन चाको जो गेहूं के लिए फेमस है, ग्रेन चाको, ये पूरा इलाका ग्रेन चाको जहाँ पे गेहूं की खेती होती है। ब्राज़ील के दक्षिण में स्थित अर्जेंटीना क्षेत्र में जो शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। ठीक है, ब्राज़ील के दक्षिण में शीतोष्ण जलवायु यहाँ पर देखने को मिलेगी आमतौर पर। ये पंपास है, पंपास यहीं पे जो अल्फ़ा अल्फ़ा पाई जाती है पंपास है, और यहीं पे बेसिकली अल्फ़ा अल्फ़ा पाई जाती है। निश्चित तौर पर यहाँ से प्रश्न आने हैं। दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना के जो विस्तृत घास के मैदान हैं उनको बोला जाता है। सबसे ज़्यादा मछली पकड़ने वाला देश दक्षिण अमेरिका में पेरू है, याद रखिएगा। पेरू जो है सबसे ज़्यादा मछली पकड़ी जाती है वहाँ पे। ठीक है, ये एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलानों में मोन्टाना वृक्ष पाए जाते हैं। मोन्टाना, ये मोन्टाना वृक्ष हैं। उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। निश्चित तौर पर यहाँ से प्रश्न परीक्षा में बनने ही बनने हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे महत्वपूर्ण देश है ब्राज़ील। 5वें नंबर का। पुरानी राजधानी सल्वाडोर है, और आजकल ब्राज़ीलिया इसकी जो है राजधानी है। ठीक है, ये ब्राज़ील है, इधर ये देखिए इक्वेडोर है, इधर चिली है ना। इनको छोड़कर सभी देशों के साथ ये सीमा बनाता है। मतलब इक्वेडोर और चिली को छोड़कर ये बाकी सभी के साथ जो है ब्राज़ील जो है सीमा बनाता है। इंपॉर्टेंट बात है ये देखेंगे आप मैप में ना। इक्वेडोर और चिली को छोड़कर बाकी सभी के साथ जो है, और अभी इक्वेडोर इसलिए चर्चा में क्योंकि जूलियन असांजे को इन्होंने अपने यहाँ शरण दी हुई है ना। ठीक है, ये ब्राज़ील की उच्च भूमि है। ब्राज़ील उच्च भूमि काफ़ी फेमस है, रबड़ का उत्पादन करता है, विश्व में कहवा का उत्पादन करता है। ठीक है, टेरा रोसा मिट्टी के उत्पादन के लिए भी फेमस है। टेरा रोसा मिट्टी पाई जाती है। कहवे के बड़े बड़े बागान पाए जाते हैं जिन्हें फजेंडा कहा जाता है। सेंटोस, ये पूछा हुआ है MPPSC में, सेंटोस। ये सेंटोस है, कॉफ़ी के जो है पोर्ट्स पाए जाते हैं, बंदरगाह यहाँ से कॉफ़ी होती है। सेंटोस, ये सेंटोस है। सेंटोस पत्तन को जो है कहवा पत्तन कहते हैं। MPPSC का क्वेश्चन ही 2011 या 12 में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। ठीक है, याद रखेंगे इसको। ब्राज़ील में कहवा के जो बागान है उनको फजेंडा कहते हैं, और कहवे के उत्पादन के लिए काफ़ी फेमस यह क्षेत्र है। ब्राज़ील का जो सेंटोस है ये बंदरगाह कॉफ़ी के नाम से भी जाना जाता है। बंदरगाह कॉफ़ी के भी नाम से। साओ पोलो, साओ पोलो जो है ये कॉफ़ी की जो है मंडी है ना। ये भी बहुत फेमस क्षेत्र है ना। साओ पोलो याद रखेंगे इसका नाम, साओ पोलो। ये भी बहुत एक फेमस क्षेत्र है ब्राज़ील के अंदर। मंडी
ये विश्व की सबसे बड़ी कहवा मंडी है। साओ पोलो मकर रेखा पर स्थित नगर है और साओ पोलो से सेंटोस के मार्ग को जो है वह कहवा मार्ग कहा जाता है। ठीक है, कहवा मार्ग कहा जाता है। इसके अलावा ब्राज़ील के जो उत्तर पूर्वी भाग है वहाँ पर जो है आमतौर पर गन्ने की खेती भी की जाती है ना। ये ब्राज़ील से क्वेश्चन आए हुए हैं परीक्षा में, चाहे तो आप लास्ट ईयर के पेपर्स उठा के देख लीजिए। बिल्कुल निश्चित तौर पे सेंटोस पूछा है, साओ पोलो पूछा है ना। कोई बहुत कठिन चीज़ें नहीं पूछता है, बस हम सामान्य तरीके से जो है चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, इसलिए चीज़ें जो हैं। ये चिली है, सैंटियागो यहाँ की राजधानी है ना। ये चिली है, चिली की राजधानी सैंटियागो है। ठीक है, ये चिली सैंटियागो इम्पोर्टेंट है। वॉलपरेजो चिली शराब उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। वॉलपरेजो, ये चिली देख रहे हैं आप। मध्य चिली भूमध्य सागरीय जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। अटाकामा मरुस्थल चिली में फैला सबसे शुष्क मरुस्थल है अटाकामा। नाइट्रेट के व्यापक भंडार हैं, नाइट्रेट का बहुत अधिक उत्पादन करता है। अरिका चिली विश्व का शुष्कतम प्रदेश है। 15 सालों से यहाँ पे वर्षा नहीं हुई है। इंपॉर्टेंट है अरिका जो है पिछले 15 सालों से यहाँ पे जो है वर्षा नहीं हुई है। अभी कोविड-19 के लिए भी ये चर्चा में था। ठीक है, अरिका, यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं इसलिए इसको भूतिया शहर भी कहा जाता है। सबसे बड़ी तांबे की जो खान है चुकीका माता, ये चिली में स्थित है। ये देखेंगे आप खान, चुकीका माता खान है। ठीक है, ये अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। सर्वाधिक खेती योग्य ज़मीन यहाँ पाई जाती है। जलवायु यहाँ की काफ़ी शीतोष्ण है। पेंटागोनिया के पठार हैं यहाँ पे, बहुत फेमस क्षेत्र है। पेंटागोनिया के पठार हैं। अर्जेंटीना झील है, ये बहुत फेमस झील है। विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश है। ये ब्राज़ील, पराग्वे, कुछ चीज़ें जो आपकी हो गई हैं पहले। ठीक है, इसके बाद पेरू को बताया था मैंने कि मछली के लिए जो है पेरू जो है दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक मछली पकड़ने के लिए फेमस है। सबसे ज़्यादा मछली के लिए जो है फेमस क्षेत्र है, मछली उत्पादक क्षेत्र है पेरू के जो है मछली क्षेत्र बहुत फेमस है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप जिसका क्षेत्रफल करीब 76.87 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है और विश्व में इस के अंतर्गत 16 देश इसमें आते हैं। इसे ओशनिया महाद्वीप कहते हैं और इसी ओशनिया महाद्वीप के अंतर्गत जो है वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जो है प्रमुख देश के तौर पर हैं। इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कुछ बेसिक चीज़ों के साथ, क्योंकि परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और एशिया, यहाँ से निश्चित तौर पर 3 या 4 क्वेश्चन रहते ही हैं। तो अगर हम पूरे इस टॉपिक को समझने का प्रयास करें तो इस महाद्वीप के जो मूल निवासी होते हैं उन्हें माओरी के नाम से भी जाना जाता है। ये जो पूरा पश्चिमी हिस्सा है इसे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। ये वाला हिस्सा उत्तरी क्षेत्र कहलाता है और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, और इसके साथ जो इधर वाला एरिया आप देख रहे हैं ये क्वींसलैंड है। यहाँ पर ये आपके यहाँ पर है न्यू साउथ वेल्स और ये नीचे है आपका विक्टोरिया और ये ग्रेट बैरियर रीफ है ना। ये ग्रेट बैरियर रीफ है, ये ग्रेट डिवाइडिंग जो है श्रेणी है। ये ग्रेट डिवाइडिंग श्रेणी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो ये हम इसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे आपको सारा कुछ दिख जाएगा। ठीक है, ये तो ग्रेट डिवाइडिंग श्रेणी जो है इसके पश्चिम में है। ग्रेट डिवाइडिंग श्रेणी जो है यहाँ की पर्वत श्रृंखला है। इसकी सबसे ऊंची श्रेणी जो है कोरिस्को है। ठीक है, कोरिस्को इसकी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। तो हम इसको एक एक चीज़ों को पॉइंट वाइज देखते हैं यहाँ पे, ताकि चीज़ें आपको क्लियर थोड़ी अच्छे से हो जाएं। ठीक है, तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। ठीक है, याद रखना आपको। ये न्यूजीलैंड भी है यहाँ पे और साथ में ये फिजी भी है। तो फिजी की राजधानी है सुआ और ये किराबिती है, अभी पानी में डूब गया था, इसकी राजधानी भी यहाँ पे है। तो ये सारा क्षेत्र है। मार्शल आइलैंड भी है ना। ये न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, दिख रहा है आपको। तो ये सारा का सारा आपको पूरा मामला समझ में आ रहा होगा। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये न्यूजीलैंड है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पापुआ न्यू गिनी तीनों को मिला के कहते हैं ओशनिया। ठीक है, तो ओशनिया महाद्वीप ये बेसिकली पूरा एरिया हमारे को जो यहाँ पे चर्चा करनी है अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम करनी है और उसी चर्चा का विषय हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये टॉरस जल संधि है। बेसिकली ये टॉरस जल संधि है जो पापुआ न्यू गिनी को और ऑस्ट्रेलिया को जो है 2 भागों में यहाँ पे बांट रही है। ठीक है, ये बहुत जल संधि है, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को बांट रही है। तो ये वाला पर्टिकुलर एरिया ये मकर रेखा है, डिसअपॉइंटमेंट झील है
ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में है डिसअपॉइंटमेंट झील। ये वाला एरिया ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है क्या। मैं यहाँ पर इतना आपको करा दूंगा कि आपका जो वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला पोर्शन है ना, उसमें कोई भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा यूनिट 4 के अंतर्गत। बस आप कंसंट्रेट होकर के जो है पूरे वीडियो को सुन लीजिएगा। लास्ट मोमेंट पे कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस हम लेके आ रहे हैं, ईमानदारी से आप ये 6 या 7 घंटे के वीडियोस को ईमानदारी से लास्ट मोमेंट पे पूरा सुन लेंगे ना, तो काफ़ी आपका फ़ायदा हो जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया का ये जो वाला पूरा पर्टिकुलर पोर्शन जो है, ये वाला जो पूरा एरिया ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में, ये ग्रेट डिवाइडिंग जो है ये पूरा रेंज आपके है, और ये बेसिकली पर्वतीय ढाल के जो है पूर्वी ढाल पर जो है भारी वर्षा यहाँ पर होती है। तो ऑस्ट्रेलिया का ये वाला उत्तर वाला इलाका है, ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये पूरा हो गया। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित ये एक प्राचीन वलित पर्वत है, और इस पर्वतीय क्षेत्र के पूर्वी ढाल पे जो है भारी वर्षा होती है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी जो है, वो ऊंची चोटी का नाम मैंने भी आपको बताया था कि यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कोरिस्कोस है, कोरिस्कोस्नोई है ना। और ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियाँ जो मर्रे है, डार्लिंग है, वो सारी की सारी जो नदियाँ हैं यहीं से निकलती है। ऊपर कैपियार्क है, तो ये देखिए ये माउंट कोर्सियार्को, ये सबसे ऊंची चोटी है यहाँ पे, है ना। माउंट कोर्सियार्को सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद जो है ग्रैंड सैंडी मरुस्थल है यहाँ पर पश्चिम में, ग्रैंड सैंडी मरुस्थल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है। और इस पर्टिकुलर एरिया में जो है पश्चिमी क्षेत्र में जो है आमतौर पे जो है पूरा एरिया सूखा आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। ये ग्रैंड सैंडी मरुस्थल है पश्चिम क्षेत्र में। गिब्सन है ना, सिम्पसन है ना। ये आपकी ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, पूरा पर्टिकुलर सामूहिक रूप से इसको रिक्त ऑस्ट्रेलिया भी जो है इसको कहा जाता है। ये पूरा एरिया आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये पूरा एरिया इसको रिक्त जो है ऑस्ट्रेलिया भी जो है ये बेसिकली कहा जाता है इसको ना। ये एक बार फिर से देख लेंगे, ठीक है। ये वाला एरिया है, ये ग्रैंड सैनी मरुस्थल है, ये गिब्सन और सिम्पसन है, ग्रैंड विक्टोरियन मरुस्थल है, और ये पूरे को जो है सामूहिक रूप से ये लेक में है। ये रोशन झील है, ये आयर झील है, ठीक है। सारी झीलें हैं, आयर झील है। ये देखिए ये ग्रेट बैरियर रीफ है, ये ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की विख्यात मूंगे की चट्टान है, विश्व की सबसे बड़ी विख्यात मूंगे की चट्टान। ये मर्रे डार्लिंग बेसिन है, यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। और इनकाउंटर की खाड़ी है यहाँ पर, इनकाउंटर की खाड़ी याद रखेंगे। स्वान नदी है यहाँ पर, हंटर घाटी, विश्व की सर्वाधिक बक्साइड और सीसा जो ऑस्ट्रेलिया में होता है आपको याद रखना। विली यहीं पे आता है, विली तूफान यहीं पे आता है, ठीक है। और ये देखेंगे आप 90% जनसंख्या जो है ये पूर्वी भाग पे निवास करती है, बाकी इधर पूरा एरिया आपको कोई भी नहीं मिलेगा इधर, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया का पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में एक तो यहाँ की जो मेन ट्राइबल्स है उसके बारे में मैंने आपको बताया। दूसरा मैंने आपको बताया कि यहाँ जो ट्राइबल पाए जाते हैं उसको माओरी कहते हैं। इसके अलावा मर्रे डार्लिंग नदियाँ हैं, विश्व की सबसे ज़्यादा बॉक्साइट सीसा यहाँ पर है, ग्रेट बैरियर रीफ है। इसके अलावा जो कालगुरली और कुलगाड़ी जो विश्व की प्रमुख सोने की खदान है वो यहीं पर है ना। कंगारू यहाँ का राष्ट्रीय पशु है, इसकी खोज तस्मान ने की थी 1642 में, और कैप्टन कुक ने की थी 1769 में, है ना। 22 देश हैं। ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी हैं उनको एबोजिन्स कहा जाता है। टॉरेस जल संधि में होता है तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूगिनी के बीच में है। इसके अलावा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पे मैंने चर्चा करी, कालगुली और कुलगाड़ी पे मैंने चर्चा करी। मैरिनो ऊन यहाँ पर मिलेगा आपको, विश्व प्रसिद्ध, है ना। इसके अलावा जो है ऑस्ट्रेलिया जो है गेहूँ उत्पादक क्षेत्र है प्रमुख, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया को लेके बहुत सारी चीज़ें, तो बॉक्साइट उत्पादन याद रखें, सीसा उत्पादन रखें, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थलीय क्षेत्र याद रखें, ग्रेट बैरियर रीफ जो पूर्वी तट पे है, और अवरोधिका प्रवाल भित्ति करीब 1920 मीटर सबसे ऊंची है, वो याद रखें, है ना। अब है आपका न्यूजीलैंड, इसको भी थोड़ा सा देख लें आप। न्यूजीलैंड ये तस्मानिया इसी का भाग है। तो न्यूजीलैंड जो है ये माउंट कुक यहाँ की ऊंची चोटी है। ये आपके दक्षिणी अल्पस, वेलिंगटन इसकी दक्षिण, तो ये आपके कुक जल संधि है, ये आपके उत्तरी द्वीप है, ये आपके दक्षिणी द्वीप है, कैंटरबरी के मैदान, ठीक है। ये माओरी ट्राइबल्स हैं यहाँ पे, 70% जनसंख्या का निवास उत्तरी द्वीप में, बाकी के इधर। पापो न्यूगिनी 92% भाग पे वन पाए जाते हैं। माइक्रोनेशिया इसी का भाग है। किराबेती जो हाल ही में डूब गया था,
इसके अलावा मेलेनेशिया इसी का भाग है, पोलिनेशिया इसी का भाग है ना। तो कुल मिलाकर के जो है ये न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को मिला के जो है ये जो है मूलतः जो आपको मैंने बताया ये हाँ आपके ओशेनिया महाद्वीप, जिस पर अभी हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे थे। इसके बाद जो है हम डिस्कशन का अगला पार्ट ले लेते हैं आपके यूरोप। तो यूरोप में जो हम काम की चीज़ें देखते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये पर्टिकुलर जो यूरोप का क्षेत्र है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम। काफ़ी इम्पोर्टेंट है यूरोप। यूरोप में जो मूलतः इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो परीक्षा के लायक आते हैं वो यूरोप कॉन्टिनेंटल में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो उसकी भौगोलिक परिस्थिति से संबंधित प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। जैसे कौन कौन से पर्वत यहाँ पाए जाते हैं, है ना। तो आल्पस पर्वत से प्रश्न यहाँ पर यूरोप से बनता है, एपिनाइज पर्वत से प्रश्न बनता है ना। बाल्कन पर्वत से जो है यहाँ पे प्रश्न बनता है। तो हम कुछ कुछ जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं यूरोप के वो देख लेते हैं। यूरोप जो है विश्व का छठा बड़ा देश है, करीब करीब ये 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर के आसपास क्षेत्र में जो है ये मूलतः फैला हुआ है। और एशिया से जुड़ा होने के कारण इसको जो है संयुक्त तौर पर जो है यूरोनेशिया के नाम से भी जो है जाना जाता है ना। मूलतः यहाँ पे डेन्यूब नदी है, ठीक है। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। और यहाँ पे जो है हाँ ये अब देख लेते हैं कुछ, ठीक है। यूरोप कॉन्टिनेंटल के अंतर्गत कुछ बातें देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है आपकी पर्वत श्रृंखलाएँ अगर देखेंगे हम तो सबसे महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला जो है वो है आपके कैंटाब्रायन। कैंटाब्रायन जो है बेसिकली स्पेन में है, ठीक है। कैंटाब्रायन जो है वो जो पर्वत श्रृंखला है बेसिकली स्पेन में है। और ये पर्वत जो है स्पेन की जो प्रमुख नदी है इब्रो, ये इब्रो नदी से जो है ये बेसिकली निकलती है ना। इसके बाद हम बात करेंगे आपके पिरेनीज़। तो पिरेनीज़ जो है ये स्पेन और फ्रांस के बीच में, याद रखेंगे। आल्पस पर्वत इंपॉर्टेंट है। तो आल्पस जो है फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और इटली की सीमा पर है, ठीक है। आल्पस जो है फ्रांस, कई बार ये पूछ लेता है कि आल्पस कहाँ पर है। फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, इटली की सीमा पर है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट ब्लांक है। राइन और रोन जैसी महत्वपूर्ण नदियाँ यहाँ से निकलती है। बहुत से खनिज भंडार हैं यहाँ, पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्षेत्र है। इसके अलावा एक एपिनाइज पर्वत है वो इटली में है, याद रखेंगे आप। एपिनाइज, माउंट वेसुवियस ये भी इटली में है, याद रखेंगे आप, है ना। माउंट वेसुवियस वास्तविक तौर पर जो है इटली में है। ये कुछ पर्वत श्रृंखलाओं को आपको यहाँ पे याद रखना है यूरोप के संदर्भ में, ठीक है। अब यूरोप से ही संबंधित जो अगला पड़ाव है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक पिंडस पर्वत है, वो ग्रीस में है, पिंडस, है ना। पिंडस पर्वत है। एक बाल्कन पर्वत है, वो रोमानिया और बुल्गारिया में है ना। यूराल पर्वत है ना, जो प्राचीन बलद पर्वत है यूरोप और एशिया के बीच में, है ना। यूराल पर्वत। इसके अलावा काकेसस पर्वत है, ये काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में। तो कई बार वो लोकेशन पूछता है कहाँ पर है भैया, आप ये बताओ। ये लोकेशन वाइज यूरोप इस तरीके से कंटिनेंटली टूटा, ठीक है। ये कंटिनेंटली टूटा कहाँ, किसकी लोकेशन आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यूरोप में जो काकेसस पर्वत है आपका आएगा, यूराल पर्वत है आपका आएगा। ये सारी चीज़ें जो हैं इनको आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा डेन्यूब नदी है जो कहाँ कहाँ से होकर के बहती है, बताया आपको 8 जगह से होकर के जो है डेन्यूब नदी यहाँ पर बहती है। ये इसकी लोकेशन देखिए डेन्यूब की। ये पूरा डेन्यूब जो है 8 देशों से पार करके काला सागर में गिरती है। जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है ना।
ये इसका स्लोवाकिया है, हंगरी है, क्रोएशिया है, सर्बिया है, बुल्गारिया है, रोमानिया है, यहाँ से होकर के ये बहती है। इम्पोर्टेंट बात, कुछ खास बातें, जैसे यूरोप का जो फिनलैंड है उसको जो है बेसिकली झीलों का देश कहा जाता है। ठीक है, ये कुछ बातें हैं जो आपको देखना चाहिए। यूरोप में इतना ही ये इम्पोर्टेंट है। ये काला सागर है। ठीक है, ये काला सागर की लोकेशन है। एजोइक सागर के नीचे ये कैस्पियन सागर है, ये रूस है, बाल्टिक सागर है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं झीलों से संबंधित, सागर से संबंधित। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है और काम की चीज़ों को एग्ज़ाम में आपको लेके चलना है। ठीक है, ठीक है, इसमें ये पूरा पूरा आपको यूरोप दिख रहा है सामने। ठीक है, तो इसमें कुछ 2-3 काम की बातें हम देख लेते हैं। जैसे यूरोप की प्रमुख नदियों में एक टेम्स नदी है जो लंदन के किनारे स्थित है। ठीक है, दूसरी एक यूराल नदी है जो यूराल पर्वत से निकलती है, कैस्पियन सागर में जाके गिरती है, और ये रूस और कजाकिस्तान से बहती है, और कजाकिस्तान में पक्षी के पंजे के आकार का ये डेल्टा बनाती है। यहाँ बहुत सारे पेट्रोलियम के भंडार भी देखने को मिलते हैं। और आमतौर पर ये जो नदी है, यूराल नदी, ये यूरोप और एशिया के बीच में सीमा का निर्धारण करती है, और इसके बेसिन में जो घास पाई जाती है उसको स्टेपिजीज घास भी कहा जाता है। एक ओल्गा नदी है जो बेसिकली वल्डाई की पहाड़ियों से निकलती है, और ये भी जाके कैस्पियन सागर में गिरती है। यूरोप की सबसे लंबी नदी है। ये नदी मूलतः रूस में बहती है, और प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के जो भंडार हैं वो यहाँ पर बहुत देखने को मिलेंगे। बहुत सी जल विद्युत परियोजनाएं भी यहाँ पे चल रही है। इसके अलावा एक डॉन नदी है जो एजोब सागर से होकर के बहती है ना। और भी प्रमुख नदियाँ हैं, जैसे कि नीपर है जो यूक्रेन से निकलती है ना। एल्ब नदी है जो आपके चेक गणराज्य से निकलती है। तो कुछ नदियाँ हैं जिनको आपको याद रखना है इसमें, और कुछ प्रमुख पठार वाला क्षेत्र है। ठीक है, मैं इसमें कुछ पॉइंट्स बोल रहा हूँ, उनको याद रखेंगे। पो नदी जो है उसको इटली की गंगा कहा जाता है। पो नदी को क्या कहते हैं? इटली की गंगा कहते हैं, है ना, याद रखेंगे। एक है विश्व का सबसे जो भूमिगत रेल मार्ग है वो लंदन और पेरिस के बीच में दोनों को जोड़ता है ना। एक ब्रेनर दर्रा है, कई बार पूछता है ब्रेनर दर्रा, ये ऑस्ट्रिया और इटली को जो है दोनों को बीच में एक साथ जोड़ने का काम करता है। और आल्पस पर्वत का जो सबसे ज़्यादा विस्तार है वो मूलतः जो है स्विट्ज़रलैंड में है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद ये स्विट्ज़रलैंड को जो है यूरोप में खेल का मैदान भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। इसके साथ ही साथ हम यूरोप में कुछ जो अन्य महत्वपूर्ण चीज़ देख सकते हैं, तो हमको यूरोप के अंतर्गत जो कुछ चीज़ें और देखनी चाहिए उसमें हम देख सकते हैं इसके प्रमुख पर्वत। तो मैंने प्रमुख पर्वत में आपको कैंटाब्रायन बताया। कैंटाब्रायन जो स्पेन में है ना, कैंटाब्रायन जो स्पेन में है।
और ये इब्रो नदी से निकलता है। इसके अलावा पिरेनीज जो आपके स्पेन और फ्रांस के बीच में है, स्पेन और फ्रांस के बीच में है। इसके अलावा आल्पस जो बहुत महत्वपूर्ण है, आल्पस पर्वत जिसका सबसे बड़ा ज़्यादा जो विस्तार है वह मूलतः जो है आल्पस पर्वत का जो सबसे ज़्यादा विस्तार है वो स्विट्ज़रलैंड में मिलेगा। मूलतः फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और इटली की सीमा में स्थित है। और एपिनाइज ये इटली में है, एपिनाइज पर्वत श्रृंखला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पिंडस है, ये ग्रीस में है। एक बाल्कस है, ये रोमानिया और बुल्गारिया में है। काकेसस जो हमेशा पूछता है, काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में है ना, काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में। इसके बाद एक यूराल पर्वत है, ये प्राचीन पर्वत है, ये यूरोप और एशिया जो है वो दोनों के बीच में स्थित है। इसके अलावा कुछ झील है, इसमें एक लडोगा झील है। लडोगा झील जो है बेसिकली मीठे पानी की झील है। इसके बाद एक ओनेगा झील है, ये भी एक महत्वपूर्ण झील है, मीठे पानी की है। एक कॉन्स्टास झील है, ये भी स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी और ऑस्ट्रिया के सीमा पर है, इंपॉर्टेंट झील है। जेनेवा झील है, ये फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड में है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको यहाँ पर देख लेनी चाहिए परीक्षा के दृष्टिकोण से, ठीक है। इसके बाद जो है हम बिल्कुल काम का यहाँ पर देख रहे हैं, रिफाइनरी, ताकि आपका जो है कुछ छूटे नहीं पोर्शन, और सारा जो काम का पोर्शन है आप लगभग यहाँ पे कवर करते चलें। अब जो अफ्रीका वाला पोर्शन है, अफ्रीका के पोर्शन को थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि भाई अफ्रीका में ये मूलतः जो हमको क्या बातें यहाँ पे देखनी है परीक्षा के दृष्टिकोण से, ठीक है, तो वो आपको याद रहेगी। तो अफ्रीका ये क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से जो है वो दूसरे स्थान पर है, और इस महाद्वीप से होकर के जो है वो कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और जो इक्वेटर है, वो तीनों ही जो है रेखाएं यहाँ से होकर के जाती हैं। और ये महाद्वीप जो है वो चार गोलार्ध में स्थित है। करीब 54 देश इसके अंतर्गत शामिल हैं। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, हम अगर बात करें एटलस की, तो एटलस एक नवीन वलित पर्वत है। और एटलस पर्वत की अगर हम बात करें तो एटलस एक नवीन वलित पर्वत है जिसकी लोकेशन जो है वो यहाँ पर आपको मिलेगी। और ये खासतौर से यूरेशियन और अफ्रीकन प्लेट के अभिसरण से इसका निर्माण हुआ है। और ये मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया वाला जो हिस्सा है वहाँ पर ये देखने को मिलेगा। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है टोम्बल्क, ठीक है। यहाँ बहुत सारे धात्विक खनिज है, कॉपर, आयरन, गोल्ड, ये सब यहाँ पर मिलेंगे आपको। इसके बाद एक है लोमा पर्वत, ठीक है। एटलस पर्वत तो ऊपर हो गया, लोमा पर्वत की जो लोकेशन है वो यहाँ पर है ना। ये आपके हो गया एटलस की, एटलस पर्वत। एटलस पर्वत के बाद जो है सेकंड नंबर पे है वो लोमा पर्वत। तो जो लोमा पर्वत है ये मूलतः जो है सियरा लियोन और गिनी की खाड़ी के बीच में है, और नाइजर जो है वहाँ से ये निकलता है मूलतः। और बिन तुमानी करके एक जगह है जो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद जो है ड्रैकन्सबर्ग आपको मिलेगा नीचे की तरफ। ये दक्षिण अफ्रीका का जो पूर्वी भाग है यहाँ पर मिलेगा। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो लैनियोना है, और ये यहीं से जो है ऑरेंज नदी जो है बेसिकली निकलती है। ये आपका है ड्रैकन्सबर्ग पूछ लेता कई बार अफ्रीका में कहाँ पर है, तो ड्रैकन्सबर्ग इधर पूर्व तरफ में है। आपके लोमा जो है इसके आपके पश्चिम में। इसके बाद किलीमंजारो पूछता है। ये किलीमंजारो जो है तंजानिया में एक मृत ज्वालामुखी का नाम है, किलीमंजारो, यहाँ पर है ये किलीमंजारो, ये पूछा हुआ है परीक्षा में। मृत जो है ज्वालामुखी सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी है, पूर्वी अफ्रीकी भ्रंश घाटी में पाया जाने वाला क्षेत्र है। इसके बाद केन्या है, केन्या थोड़ा ऊपर जाएगा, ये विषुवत रेखा पर स्थित है, यहाँ पर आपको मिलेगा केन्या आपको ऊपर की तरफ मिलेगा, है ना। केन्या राष्ट्रीय उद्यान भी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में हाल ही में शामिल किया गया है। और थोड़ा सा हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा रुवेनजोरी, है ना, ये ऊपर मिलेगा आपको रुवेनजोरी यहाँ मिलेगा। एटलस की लोकेशन यहाँ है, लोमा यहाँ पर है ना, आपके ड्रैकन्सबर्ग यहाँ पर है, किलीमंजारो ये केन्या, और ये आपके रुवेनजोरी जो है ये भी एक बहुत फेमस जगह है। युगांडा और जो कांगो है उसके बिल्कुल बीच में मिडिल में ही है ना, इम्पोर्टेंट है। इसे जो है चंद्रमा का पर्वत भी मूलतः जो है कहा जाता है, चंद्रमा के पर्वत के नाम से भी इसको जाना जाता है।
अब जो एक फाउटा जलोन करके पठार है यहाँ पर, फाउटा जलोन, ठीक है, ये फाउटा जलोन जो है यहाँ पर है, ये है फाउटा जलोन, फाउटा जलोन, फाउटा जलोन। ये मूलतः जो है एक पठार है और फाउटा जलोन जो है गिनी में स्थित है, ये पश्चिम अफ्रीका में है। और ये फाउटा जलोन मूलतः जो है फाउटा जलोन है ना, कई बार पूछ लेता फाउटा जलोन क्या है, तो फाउटा जलोन जो है मूलतः है ये एक प्रकार का जल विभाजक है, एक प्रकार का जो है वाटर डिस्ट्रीब्यूटर है ना, जल विभाजक का जो है ये काम करता है। इसके थोड़े से हम बिल्कुल बगल में जाएंगे तो यहाँ पर जोस का पठार है, यहाँ पर ये जो है ये सेकंड नंबर पर ये जोस का पठार है, ये जोस का पठार है ना, फाउटा जलोन के जस्ट नीचे में यहाँ पे जोस का पठार है। ये नाइजर और नाइजीरिया के पास में है, ये जो नाइजीरिया की राजधानी अबूजा यहीं पर है और ये बहुत ज़्यादा फेमस है, बेसिकली टीन के लिए बहुत फेमस है। टीन आपको बहुत मिलेगा यहाँ पे, टीन वाला पूरा क्षेत्र आपको मिलेगा। फाउटा जलोन के बाद जो है आपके जोस का पठार। इसके बाद अगर हम बात करें तो फिर ये जो है कतांग का पठार, कतांग का पठार जो है जाम्बिया में मिलेगा आपको यहाँ पर, है ना, ये जाम्बिया में मिलेगा। जाम्बिया में ये जो है बेसिकली कतांग का पठार, कतांग का पठार ये जाम्बिया में मिलेगा। और कतांग का पठार इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि तांबे और कोबाल्ट के लिए बहुत फेमस है। एक लूलाबा नदी भी है जो यहाँ से निकलती है और ये लूलाबा नदी जो है बहुत सारी धाराओं से मिला करके जो फाइनली जो है फिर यहाँ पे कांगो नदी का जो है निर्माण करती है और कांगो बेसिन यहाँ पे बनता है। इसके बाद थोड़ा हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे बी का पठार मिलेगा, 4 नंबर पे यहाँ पर बी का पठार मिलेगा। ये बी का पठार भी बहुत फेमस है, याद रखते चलेंगे। पहले नंबर पे फाउटा जलोन के जोस का पठार टीन के लिए फेमस है। उसके बाद कतांग का पठार के बाद बी का पठार, तो बी का पठार जो है वो अंगोला में और यहाँ पर बेसिकली बी के पठार में जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है आपके मिलेंगे बॉक्साइट। और ये पठार से ही जो है जाम्बेजी नदी जो है बेसिकली निकलती है। इसके बाद हम थोड़ा नीचे आएंगे तो नीचे साइड में जो मिलेगा वो मिलेगा वृहत कारू का पठार। वृहत कारू का पठार जो है बिल्कुल नीचे में आएगा, यहाँ पे वृहत कारू बोलते हैं इसको, वृहत कारू या ग्रेटर कारू का पठार। ग्रेटर कारू का पठार पूरे के पूरे लावा की परत से बना हुआ है। बहुत सारे खनिज आपको सोना, हीरा, प्लेटिनम, कोयला आपको बड़ी मात्रा में मिलेंगे। पूरे दक्षिण अफ्रीका वाला ये क्षेत्र है। इसके बाद अगर हम थोड़ा देखेंगे साइड में तो ऊपर की तरफ चलेंगे तो ये पूर्वी अफ्रीकन पठार यहाँ पर आपको, ये पूर्वी अफ्रीकन पठार यहाँ पर मिल जाएगा। पूर्वी अफ्रीकन पठार इसके अफ्रीका का एक बड़ा पठार है, विश्व तरीके क्षेत्र में है। ऊंचा पर्वत यहीं पर जो है किलिमंजारो है। और ये पूरा जो केनिया का पठार, जो केनिया वाला स्थिति है, यहाँ पर चाय वाय की खेती बहुत होती है और यहीं पर जो है मसाई ट्राइबल पाई जाती है। और मीठे पानी की जो विक्टोरिया झील है वो भी यहीं स्थित है। और थोड़े जाएंगे तो इथनोपियन जो पठार है, इथनोपियन पठार आपको मिलेगा, बहुत गर्म, बहुत शुष्क है ना। ये यहाँ पर इथनोपियन पठार जो है ये जिबूती वगैरह है, असल पर्वत यहीं पर है। और आपने एक मीठे पानी की झील का नाम सुना होगा, ताना झील, वो ताना झील यहीं पर स्थित है। और इसी ताना झील से जो है वो ब्लू नदी का जो है उद्गम भी होता है। ब्लू नदी का जो है उद्गम भी इसी से होता है। ये हमने बताया, ये सेनेगल नदी है, ये वाइट नदी है, ये नील नदी है, ये ब्लू नदी है, ये कांगो बेसिन है। और इसके बाद जो हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, आगे की तरफ अपनी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं, ये एटलस पर्वत आपको मिलेगा। यहाँ पर हमने बताया आपको एटलस पर्वत मिलेगा। ये आपको सहारा का रेगिस्तान मिलेगा, कालाहारी मिलेगा, नाम्बिक रेगिस्तान मिलेगा, जितनी ज्योग्राफिकल चीज़ें हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका मिलेगा। कई बार पूछता है सहारा मरुस्थल कहाँ है, कालाहारी मरुस्थल कहाँ है, ये सब यही मिलेगा आपको। ग्रेट रिफ्ट घाटी मिलेगा, है ना। ये साहेल करके एक जगह प्लेस है। लिबियान का रेगिस्तान आपको यहाँ पे मिलेगा। ये पूरी नुबियान रेगिस्तान यहाँ पे मिलेगा। तो देखेंगे आप ये नामीब रेगिस्तान, विश्व का जो ऊंचे रेत के टीलों का घर कहा जाता है ना, ऊंचे रेत के टीलों का घर, सबसे पुराना रेगिस्तान है ये नामीब रेगिस्तान जो है आपको बेसिकली ये अफ्रीका में ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे जो है ड्यून सात, जो विश्व का सबसे ऊंचा रेत का टीला है, ड्यून सात, याद रखेंगे ड्यून सात विश्व का सबसे ऊंचा रेत का टीला है, ये आपको मिलेगा। इसके प्रमुख नदियाँ मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रमुख नदियाँ हैं, प्रमुख झीलें हैं, है ना। तो ये देखेंगे आप, प्रमुख नदियों को मैं थोड़ा बता दूँ पहले आपको, कहाँ कौन कौन सी नदी है आप देखेंगे, लोकेशन वाइज देखेंगे, फिर मैं इनको थोड़ा सा आपको बता देता हूँ काम की चीज़ें, है ना। तो इसमें जो है मैं पहले झीलें बता देता हूँ। ये विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील की लोकेशन आप देख रहे हैं, ये केन्या में, युगांडा में और तंजानिया, केन्या, युगांडा और तंजानिया की सीमा पे है। अफ्रीका के मीठे पानी की झील है, दुनिया की दूसरे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये इक्वेटर से होकर गुजरती है, भ्रंश घाटी में स्थित ये नहीं है। और ये श्वेत नील नदी का उद्गम स्थल से होकर के निकलती है। ये आपने विक्टोरिया झील की लोकेशन देखी। जस्ट इसके नीचे में आपको टेंगा नाइका है जो तंजानिया के बीच में स्थित है।
और ये ब्रंज घाटी में है, विश्व की सबसे लंबी झील है और विश्व की सेकंड नंबर की गहरी झील है टैंगानिका। इसके बाद एक और झील है, चाद झील है, जो थोड़े बिल्कुल बीच में है, जो बिल्कुल मिडिल में है ना। आपको यहाँ पे इसकी लोकेशन हम आपको बता देते हैं। ये जो है एक चाद झील आपको यहाँ पर मिलेगी, चाद झील, ये यहाँ पे है आपके चाद, है ना, ये तीसरे नंबर पे ये एक चाद झील है। नाइजीरिया, नाइजर, कैमरून, चाद, इतने सारे देशों के मिलकर चाड झील है, मीठे पानी की झील है। ये भी बहुत निरंतर सिकुड़ती जा रही है, चाड झील है, और ये इसका अस्तित्व ही वर्तमान में खतरे में है ना। यहाँ पे चारी नदी गिरती है और ये अंतः स्थलीय प्रवाह जो है के तौर पर जानी जाती है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ नदियाँ हैं, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे एक नाइजर नदी है जो लोमा पर्वत से निकलती है, गिनी की खाड़ी में गिरती है। यहाँ बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम के भंडार हैं। पश्चिम अफ्रीका की बहुत महत्वपूर्ण और प्रमुख नदी है ना। माली का प्रमुख शहर जो टिम्बकट्टू है वो इसी नदी के किनारे है और इसको जो घुमाव वाली या मोड़ वाली नदी भी जो है बेसिकली जो है नाइजर को कहा जाता है। इसके बाद है कांगो। कांगो जो है विभिन्न धाराओं से मिलने वाली नदी है, अटलांटिक महासागर में गिरती है, विश्व की सबसे गहरी नदी है, दुनिया की सेकंड नंबर की बड़ी नदी है। विश्व की सबसे ज़्यादा जल विद्युत उत्पादन क्षमता कांगो में ही पैदा की जाती है। यहाँ पर ग्रेट इंगा परियोजना का निर्माण चल रहा है जो करीब 40,000 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए कृत संकल्पित है। 2 बार विषुवत रेखा को काटती है। इसको जायर नदी भी कहा जाता है। इसका जो नदी बेसिन क्षेत्र है वहाँ पर पिग्मी जनजाति रहती है। 2017 की प्री में क्वेश्चन था कि पिग्मी जनजाति का संबंध कैसे, कांगो से, है ना। एक के बाद जाम्बोजी नदी है, ये बी पठार से निकलती है। बी पठार मैंने आपको बताया था नीचे तरफ में, मोजाम्बिक चैनल में। और ये जो जाम्बेजी नदी है ये बेसिकली जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बीच से होकर जाती है। आयतन की दृष्टि से जो करीबा झील है, विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, वो यहीं पर स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात जो विश्व का सबसे प्रमुख जलप्रपात है वो भी यहीं पर स्थित है। अफ्रीका में बहुत सी नदियां हैं, उसमें नील नदी भी एक महत्वपूर्ण नदी है। नील नदी जो है बेसिकली अफ्रीका के सूडान के राजधानी खार्तूम से निकलती है और ये श्वेत नदी और ब्लू नदी में आकर के मिलती है। विश्व की सबसे लंबी और महत्वपूर्ण नदी है। मिस्र द्वारा जलापूर्ति के लिए पूर्ण रूप से जो है नील नदी पर निर्भर है, इसलिए मिस्र को नील नदी का उपहार भी कहा जाता है। इसी मिस्र नदी पर जो है आसमान बांध बना हुआ है और इसी नदी डेल्टा पर जो है वो भूमध्य सागर में ये गिरती है। इसी नदी डेल्टा में मिस्र के बहुत सारे शहर जैसे अल्केसांड्रिया और ये सारी चीज़ फेमस स्थान हैं। और सोने की राजधानी जोहान्सबर्ग को कहते हैं, वो अफ्रीका में है। विश्व की हीरे की खदान किम्बरले को कहते हैं, याद रखेंगे आप, ठीक है। तो ये प्रमुख जो चीज़ें हैं आपको यहाँ पर याद रखेंगे। न्यासा झील है यहाँ पर, जाम्बोजी झील है ना, ये अफ्रीका की प्रमुख झील है। विक्टोरिया है, टेंगानिका है, न्यासा है ना, अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी झील है ना। अफ्रीका महाद्वीप की गहरी झील है, पुरानी झील है। टेंगानिका आप देख रहे हैं, टेंगानिका आप देख सकते हैं यहाँ पे। एशिया महाद्वीप में कुछ काम की बातें, इसमें सबसे पहले फ्यूजियामा जो जापान की सबसे ऊंची चोटी है ना। फ्यूजियामा कई बार पूछ लेता है, फ्यूजियामा है ना, जापान की सबसे ऊंची चोटी। एशिया महाद्वीप में पढ़ने को बहुत कुछ है, लेकिन अगर हम देखें तो काम की चीज़ें पढ़ते हैं। फ्यूजियामा एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है और ये परिप्रशांत मेखला श्रेणी में स्थित है। और कई बार यहाँ से प्रश्न पूछते हैं क्योंकि एशिया महाद्वीप एक बड़ा महाद्वीप है, करीब 4.40 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 47 देश इसका हिस्सा है। जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। 60% विश्व की आबादी और संपूर्ण विश्व का करीब 30% क्षेत्रफल एशिया के अंतर्गत आता है। और अति प्राचीन काल से ही अंगारा लैंड जो रूस का भाग है और गोंडवाना लैंड जो दक्षिण भारत वाला क्षेत्र है वो एशिया में ही स्थित है। चीन का क्षेत्रफल अगर देखें तो 95 लाख वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या 1 अरब 21 करोड़ के आसपास है और वो एशिया का सबसे बड़ा देश है। भारत एशिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है जनसंख्या की दृष्टि से। अगर हम एशिया के 47 देशों की बात करें तो मालदीव क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व अगर हम एशिया में देखें तो वह सिंगापुर का है, ठीक है। सबसे गहराई वाला स्थान मृत सागर है 397 मीटर। सबसे ऊंचाई वाला जो खारे पानी की झील है वो पेंगोंग झील है और सबसे ऊंची इमारत जो है ताइपे 101 है, करीब 1666 फीट के आसपास है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं एशिया के संदर्भ में। सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, सबसे गहरी झील बेकाल झील, सबसे ऊंची झील पंचपोखरी जो हिमाचल में है, सबसे विस्तृत ऊंचा पठार तिब्बत का पठार, सबसे ऊंचा पठार पामीर विश्व की छत, सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट, सबसे बड़ा प्रायद्वीप है ना ये अरब प्रायद्वीप। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें हैं जिनको हम यहाँ एशियाई संदर्भ में समझ सकते हैं। तो अगर हम बात करें
विश्व का सबसे महत्वपूर्ण ऊंची चोटी फ्यूजियामा जो है वो जापान में है और एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है और अभी इन दिनों चर्चा में है, इसलिए प्रश्न यहाँ से बन सकता है। दूसरा अराकान योमा, ये म्यांमार में है और एक म्यांमार में निर्मित एक नवीन पर्वतीय क्षेत्र है म्यांमार में, अराकान योमा, है ना, अराकान योमा, एशिया से जो क्वेश्चन आता है अराकान योमा। तो अराकान योमा जो है एक म्यांमार में स्थित नवीन वलित पर्वत है और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अभिसरण से इसका निर्माण हुआ था। पूर्वांचल या अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जो है इसी पर्वत का भाग माना जाता है। यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है विक्टोरिया, और हमने आपको जब सेंटेक्सियन बैंड थ्योरी हेयर पिन बैंड मॉडल बताया था तो आपको बताया था कि यहाँ पर जो है पश्चिम में नंगा पर्वत, यहाँ पर नामचा बारवा, इधर अरब सागर में सुलेमान पर्वत और इधर अराकान योमा, ये कहीं ना कहीं हेयर पिन बैंड मॉडल की तरह एक श्रृंखला बनी हुई, क्योंकि इन दोनों चर्चा में है ना। फ्यूजियामा चर्चा में है जापान का, हमने उसको यहाँ पे बता दिया, है ना। उसी तरीके से अराकान योमा चर्चा में है, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी जो विक्टोरिया है, और ये पर्वतीय क्षेत्र में जो साउथ वेस्ट मानसून पवनों के द्वारा जो है बहुत भारी वर्षा होती है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है और विश्व के करीब करीब 36 से ज़्यादा हॉट स्पॉट आपको पूरे इस पर्टिकुलर क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं अरारत पर्वत की, ठीक है। अरारत पर्वत जो है ये बेसिकली टर्की के अंदर है और ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और अराकत पर्वत जो है बेसिकली ये टर्की वाला क्षेत्र है, ये वाला, है ना, अराकत, अरारत भी बोलते हैं इसको, कई जगह आपको मिलेगा। तो ये अरारत पर्वत है, तुर्की में है, और अरारत ये तुर्की में स्थित मृत ज्वालामुखी चोटी है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, और ये एल्ब्रूज और डाग्रोस पर्वत श्रेणियों से आकर के यहाँ पर मिलती है। तो ये एशिया की कुछ प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ मैंने बताई, एक अरारात मैंने बताया, इसको मत भूलना, तुर्की में, एक मैंने अराकान योमा म्यांमार में, एक मैंने आपको बताया फ्यूजियामा, ठीक है। तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों, फ्यूजियामा जापान, अराकान योमा म्यांमार और अरारत पर्वत तुर्की में। अब एशिया के कुछ पठार हैं, एक है अनातोलिया का पठार, ये तुर्की में ही है ना, तुर्की में है अनातोलिया का पठार, अनातोलिया का पठार, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया ना, चीज़ें यहीं से आ जाएंगी आपको। अनातोलिया का पठार, है ना। अभी तक हमने उत्तर अमेरिका बताया, दक्षिण अमेरिका बताया, यूरोप बताया, अफ्रीका बताया, ऑस्ट्रेलिया बताया, उसी में हमने न्यूजीलैंड, ओशेनिया, सारी चीज़ों को बता दिया। अभी हम ये देख रहे हैं कुछ चीज़ें। तो ये अरातोनिया का पठार है, ईरान में है। इसके बाद ये अरातोनिया का पठार जो है तुर्की में है, ये बेसिकली उससे जुड़ा हुआ भाग है, और ये बेसिकली ये पांटीन और टॉरस की जो जलसंधियाँ उससे मिलकर बना हुआ है, शुष्क परिस्थितियाँ हैं। यहाँ पर ही इसकी राजधानी तुर्की की जो है अंकारा स्थित है, और इस पर्टिकुलर क्षेत्र को जो है एशिया माइनर के नाम से जाना जाता है। परीक्षा में क्वेश्चन आता है एशिया माइनर के नाम से किसे जाना जाता है, तो एशिया माइनर के नाम से जो है इसे जाना जाता है। अब बात करेंगे ईरान के पठार की, तो ईरान का पठार ईरान में है ना, और ये एल्ब्रूज और इसकी श्रेणी के पास में। इंपॉर्टेंट यहाँ के कुछ मरुस्थल है, दस्त ए लूट और दस्त ए काबिर, है ना, वो इंपॉर्टेंट है। तो ये दस्त ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ के कुछ मरुस्थल है, दस्त ए लूट है, यहाँ दिख नहीं रहा होगा तो आप सुन लेंगे, दस्त ए लूट और दस्त ए काबिर, दस्त ए लूट और दस्त ए काबिर, ये प्रमुख मरुस्थल जो है ईरान में है। ये जीवाश्म ईंधन बहुत है, यहाँ पेट्रोलियम बहुत मिलेगा आपको, प्राकृतिक गैस भंडार बहुत मिलेंगे। ईरान एशिया का प्रमुख भाग है। अब है पामीर का पठार एशिया का मध्यवर्तीय क्षेत्र है ना, एशिया का मध्यवर्तीय क्षेत्र है, और ये वाला जो पूरा एशिया का मध्यवर्ती क्षेत्र है पामीर का पठार। और यहाँ बहुत सारी पामीर के पठार में बहुत सारी पर्वत श्रेणियाँ आकर के मिलती है, इसलिए इसको पामीर क्नॉट के नाम से भी जाना जाता है ना, ये मध्य भाग है और इसे पामीर के पठार के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है और इसे विश्व की छत भी कहा जाता है ना। ये है आपका पामीर का पठार, विश्व की इसको छत भी जो है कहा जाता है, पामीर का पठार। अब बात करेंगे पोटवार का। पाकिस्तान का जो पूर्वी भाग है उसको बोला जाता है पोटवार का पठार। ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पश्चिम और ये हो गया पूर्व। तो ये वाला जो है ये है आपका पोटवार जो है पोटवार का पठार। ये पाकिस्तान का जो पूर्वी भाग है उसको कहते हैं। बहुत सारे यहाँ पर जो है जीवाश्म ईंधन मिलेंगे आपको, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला। पाकिस्तान की जो राजधानी इस्लामाबाद और रावलपिंडी जो वहाँ का प्रमुख शहर है वो यहीं स्थित है। रावलपिंडी में ही पाकिस्तान का जो है सैन्य अड्डा है, और पाकिस्तान का जो सैन्य अड्डा है वो पाकिस्तान के जो है पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। याद रखेंगे आप, बिल्कुल भूलना नहीं आप। तिब्बत का पठार ये हिमालय पर्वत और कुनलुन पर्वत के बीच में है, ये वाला इलाका है, हिमालय पर्वत और तिब्बत के बीच में है।
और एक बड़ा और ऊंचा पठार है। यहाँ पे बहुत सारे हिमनद, बहुत सारे बर्फ़ के टुकड़े पाए जाते हैं, बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं यहाँ से, ब्रह्मपुत्र निकलती है, सिंधु निकलती है, सतलज निकलती है, कीसयोंग निकलती है, बहुत सारी यहाँ से नदियों की उत्पत्ति तिब्बत के पठार से होती है। और ये आर्थो क्लिनिकल अप्रोच को लेकर के काम करता है। यहीं पर आपका ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लघु हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक, तो दुनिया में पहला एग्जाम्पल है जहाँ पठार के बैलेंस पर जो है पर्वत टिके हुए हैं। इसको आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। शान का पठार, शान का पठार ये म्यांमार में है। और शान का पठार की इंपॉर्टेंट बात, जो शान का पठार है, पूछ लेगा परीक्षा में शान का पठार कहाँ है, ये पूर्वी म्यांमार का पठार है। और यहाँ बहुत अधिक खनिज पाए जाते हैं, सीसा मिलेगा, जस्ता, तांबा, चांदी, बहुत सारे बहुमूल्य पदार्थ। और इसी पठार से साल्वीन नदी भी निकलती है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इसके बाद हम कुछ झीलें देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले मृत सागर देखते हैं, ये इजराइल और जॉर्डन के बीच में है। हाँ, तो जो मृत सागर है ये इजराइल और जॉर्डन के बिल्कुल आपको बीच में मिलेगी, इजराइल और जॉर्डन के बीच में। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, इजराइल और जॉर्डन के बीच में ये जो बिल्कुल आपको मिलेगी, ये वाली इंपॉर्टेंट है, ये इजराइल जॉर्डन के बीच में मिलेगी। और यहाँ बहुत अधिक लवणता पाई जाती है और ये मृत सागर है, आप इसको बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। मृत सागर को आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ये जो है बेसिकली इजराइल और जॉर्डन के बीच में है। बहुत लवणता 340% 1000 ग्राम प्रति हज़ार पाई जाती है। जीवन का अस्तित्व नहीं पाया जाता है, इसलिए मृत सागर कहते हैं। और विश्व के स्थलीय भागों में सबसे निम्नतम बिंदु पर स्थित है। आप अगर देखेंगे तो इसके किनारों की गहराई -403 मीटर के आसपास है। मतलब विश्व के सबसे स्थलीय भागों में निकटतम स्तर है मृत घाटी, है ना। इसके बाद हम बात करेंगे वान गोल झील, है ना, ये तो मृत सागर था। अब हम बात करेंगे वान गोल झील की, है ना। ये तो आपके इजराइल और जॉर्डन के बीच में मैंने बताया, ये वाला, है ना, ये मृत घाटी हो गया आपका, ये वाला इलाका जो मैंने आपको बताया सबसे पहले। अभी ये जो बताया ये है मृत सागर। मृत सागर पे अपन ने डिस्कशन किया। मृत सागर ये हो गया इजराइल और जॉर्डन के बीच में। तो मृत सागर के बारे में बताया कि ये स्थलीय भागों में सबसे निम्नतम जो स्थान पर है, -403 मीटर के आसपास। उसके बाद है वान गोल झील। वान गोल झील जो है बेसिकली ये मिलेगी तुर्की में, है ना। ये वाला जो इलाका है ये बेसिकली ये तुर्की वाला इलाका जो है, ये आपके मृत सागर के बाद ये इधर जाएंगे तुर्की। तो तुर्की में आपको मिलेगी वान गोल। वान गोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वान गोल क्यों इंपॉर्टेंट है? वान गोल तुर्की की सबसे बड़ी झील है, बहुत लवणता पाई जाती है और सबसे बड़ी लवणीय सोडा झील है, आपको याद रखना है। इसके बाद उर्मिया झील। उर्मिया झील आपको मिलेगी ईरान में, है ना। यहाँ पे मिलेगी उर्मिया झील मिलेगी आपको कहाँ पर? ईरान में मिलेगी। ये सबसे बड़ी लवणीय झील है ना, नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट जो ईरान का है। इसके बाद बात करते हैं हम कैस्पियन सागर की। तो कैस्पियन सागर भी ये रूस, कजाकिस्तान और ये पूरा जो क्षेत्र है, ये कैस्पियन सागर वाला जो क्षेत्र है, इस कैस्पियन सागर वाले क्षेत्र में जो है हमने पढ़ाया भी था अभी आपको, ये झील मिलेगी। ओल्गा, यूराल नदियाँ यहाँ से निकलती है, पेट्रोलियम भंडार क्षेत्र पाए जाते हैं। फिर अरल सागर है, ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान वाले क्षेत्र में मिलेंगे आपको, है ना। अरल सागर, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, है ना, कजाकिस्तान, है ना, उज्बेकिस्तान। तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में आप देखिए अरल सागर मिलेगा आपको। ये अरल सागर पूरा दिख रहा है आपको, ये पूरा देखिए। कैस्पियन सी पे तो आपको दिखाया था, ये वाला पूरा पर्टिकुलर एरिया जो है ये आपको अरल सागर का मिलेगा। और अरल सागर जो है कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान के बीच में, कजाकिस्तान की महत्वपूर्ण झील है, मीठे पानी की झील है, लगातार सिकुड़ रही है, पर्यावरणीय आपदा की स्थिति में, खतरे में, अत्यधिक प्रदूषित हो गई। बलकास झील है, बलकास झील, ये देखिए बलकास झील, ये बिल्कुल ये देखिए, ये अरल सागर के जस्ट बगल में बलकास झील लगी हुई है कजाकिस्तान से। ये भी झील लगातार सिकुड़ रही है। इसके बाद एक इस्सिक झील है, इस्सिक, है ना, इस्सिक झील, यहाँ पे दिख रहा है छोटे छोटे लिखा हुआ है इस्सिक झील। जो है इस्सिक झील ये किर्गिस्तान में है ना, ये किर्गिस्तान में है। इस्सिक झील है, इस्सिक झील ये है किर्गिस्तान में। और ये जो है गर्म झील है एक प्रकार की, कभी यहाँ पे बर्फ नहीं जमती। इसके बाद एक किंगई झील है चाइना में, है ना, किंगई झील है चाइना में, किंगई झील है, ये चाइना में, याद रखेंगे किंगई झील चाइना में। और लवणता बहुत अधिक है यहाँ पर, मछलियाँ भी बहुत अधिक है। इसके अलावा एक उप्स झील है, उप्स मंगोलिया में, उप्स झील है, ये मंगोलिया में, याद रखें उप्स झील है, मंगोलिया में है, लवणीय ये भी झील है, उप्स झील है। इसके बाद बेकाल झील है रूस में, है ना, बेकाल झील है रूस में। इसके अलावा एक तोनले सेप है कंबोडिया में, तोनले सेप, याद रखें कंबोडिया में तोनले सेप, ये कंबोडिया की एक बड़ी फेमस झील है। तोनले कंबोडिया की एक फेमस झील है, नाम याद रखेंगे तोनले झील, इंपॉर्टेंट झील है ना,
टोबा झील है इंडोनेशिया में, टोबा 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 झील है, टोबा टोबा झील है, टोबा 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 झील है इंडोनेशिया में, टोबा झील इंपॉर्टेंट झील है। इसके अलावा एक है बिदा, बिदा जो है बिदा 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 जो झील है वो आपके जापान में है ना, याद रखेंगे बिदा झील। तो अब कुछ हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नदियां जो हमने मैक्सिमम तो पढ़ते पढ़ते देख ही ली हैं, तो लगता है मुझे कि ये काफ़ी है आपके लिए और इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। एक दो मरुस्थल आप देख लेंगे थोड़ा। टकला मकान जो मरुस्थल है चाइना में है, और गोबी मरुस्थल जो है मंगोलिया में है ना, और एक रूबल खाली मरुस्थल है वो आपके है आपके सऊदी अरब में है ना। तो कई बार पूछ लेता टकला मकान कहाँ है, चीन में है ना, टकला मकान। वैसे पूछ लेता गोबी मरुस्थल कहाँ है, मंगोलिया में। तो काफ़ी है, इससे बाहर कुछ जाना नहीं है और लगभग इतना आप पढ़ लीजिए। भारत के पड़ोस में देख लेते हैं कौन कौन से देश हैं, क्या लोकेशन है उनकी, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे पाकिस्तान, पाकिस्तान की लोकेशन देख लें आप किधर है क्या है, ठीक है। तो ये है आपकी सिंधु नदी और ये है आपके किरथर श्रेणी, ठीक है। इससे आपके पाकिस्तान वाला क्षेत्र लगा हुआ है, ऊपर अफगानिस्तान है। पूरा एरिया आपको समझ में आ रहा होगा, सिंधु नदी, इधर आपके सतलज, और ये हो गया थार वाला क्षेत्र, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है कई बार, ये सिंधु सागर दोआब क्षेत्र है। तो ये पाकिस्तान की लोकेशन है, आप देखेंगे। और 1947 में अस्तित्व में आया था। 7,96,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है पूरा इनका पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। ये पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, ये पूरी लोकेशन है इनकी। तो उत्तर पर्वतीय प्रदेश है, उप पर्वतीय प्रदेश है, और ये देखेंगे आप पोटवार बेसिन और ये तमाम एरिया इस तरीके का यहाँ पे फैला हुआ है, ठीक है। हिमालय पर्वत के पूर्व में स्थित ये लोकेशन। पाकिस्तान में देखेंगे आप, ये स्थिति है पाकिस्तान के नगर। बांग्लादेश की अगर बात करें तो ढाका है। भारत से स्थिति देखें हम, भारत से जस्ट लगा हुआ है इधर साथ में नवीन जलोढ़ मिट्टी मिलेगी आपको यहाँ, सुंदरवन की डेल्टा, ये चिटगांव। बांग्लादेश 71 के पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। क्षेत्रफल देखेंगे आप, लोकेशन समझ में आ गई होगी आपको। प्रमुख फसलें, स्थिति क्या है, नेपाल, महान हिमालय, महाभारत श्रेणी, शिवालिक श्रेणी। लोकेशन देखेंगे आप, पाकिस्तान, बांग्लादेश के बाद नेपाल की। ज्योग्राफी में हमने बताया था ये मधेशी है ना, नेपाल से जुड़ी हुई कम्युनिटी है। भूटान, डोकलाम विवाद भारत, चाइना और भूटान के बीच में था, चर्चा में था। ये म्यांमार, अराकान योमा से जुड़ा हुआ भाग, उत्तर में चीन, इधर देखें आप पश्चिम में भारत, बांग्लादेश, म्यांमार की राजधानी। श्रीलंका भारत के जस्ट नीचे। राजनीतिक भूगोल में हम चर्चा कर चुके हैं इसकी। बांग्लादेश भारत को सबसे ज़्यादा सीमा को छूता है। चाइना, ये देखेंगे आप स्थिति चाइना की। समय अभाव है, अतः हम चीज़ों को बहुत काम के संदर्भ में लेते हुए चल रहे हैं। जापान एशिया कप में सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। ये कुछ द्वीप हैं यहाँ पे। हांशु द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है। इंडोनेशिया सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश, बोर्निया यहीं पे। मलेशिया एशिया का ही भाग है, 47 देश हैं।
थैंक यू सो मच। पाँच मिनट इसको भी ले लेंगे, अंटार्कटिका को क्यों छोड़े। अंटार्कटिका ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है और अंटार्कटिका के अंतर्गत जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण बात, अंटार्कटिका 140 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, गोंडवाना चट्टानों से निर्मित है, महत्वपूर्ण भाग है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर जो है ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत, जो कि अंटार्कटिका के बिल्कुल मध्य भाग में स्थित है ना, विश्व का क्योंकि सबसे ठंडा महाद्वीप है। और ये ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत जो है ये बिल्कुल अंटार्कटिका के मध्य में स्थित है। वृहद अंटार्कटिका, लघु अंटार्कटिका दो भागों में बटा ही है। अगर इसकी लोकेशन को देखें हम तो ये बैडोल सागर से लेकर के रास सागर तक के फैला हुआ है, पूरा बर्फ है हर क्षेत्र में। विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखला है यहाँ पे। एक यहाँ पे वॉस्को टोक करके जगह है, निम्नतम तापमान यहाँ पर नोट किया गया है। अंटार्कटिका इसलिए महत्वपूर्ण है, भारत के 3 प्रमुख केंद्र अंटार्कटिका में स्थित हैं। एक दक्षिण गंगोत्री जो नष्ट किया जा चुका है, 84-85 में इसको स्थापित किया गया था, 1988-89 में मैत्री, और भारतीय जो 2012 में स्थापित किया गया था। इसी तरीके से अंटार्कटिका की तरह आर्कटिक में हिमाद्री स्टेशन और लासमन हिल द्वीप 2011 में स्थापित किया गया। प्रमुख महाद्वीप है, आप लोकेशन देख सकते हैं। अंटार्कटिका में प्रसिद्ध भाग सदैव बर्फ से यहाँ पर ढका रहता है और ये जो यहाँ पर पाल्मर प्रायद्वीप का कुछ सीमा है वो बर्फ से मुक्त है। श्वेत महाद्वीप भी जो है इसको कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारे अभियान चल रहे हैं इसकी रिसर्च के लिए। ये है आपके पाल्मर प्रायद्वीप। ठीक है, इसको छोड़ के बाकी सब बर्फ से ढका रहता है। एक कीडमॉट पर्वत है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, रॉस माउंट एरेबस नाम है इसका। लैम्बर्ट ग्लेशियर है, विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है लैम्बर्ट। अकॉर्डिंग टू एग्जाम लगभग हमने सारा कवर कर लिया है यहाँ पे। पहले व्यक्ति जो रामचरण 1980 में यहाँ पहुँचे थे, और गिरिराज सिरोही जो दक्षिणी ध्रुव में यहाँ पर पहुँचे थे। उत्तरी ध्रुव में पहुँचने वाले थे रामचरण, अंटार्कटिका में भी गए थे, और दक्षिणी ध्रुव में गिरिराज जी पहुँचे थे। नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिका एंड ओशन रिसर्च 1998 में ये बना है। थैंक यू।